कहानी है हमारे हीरो ज़ाओचिन की, जो कि गॉड्स की जनरेशन का सबसे पावरफुल गॉड था। लेकिन फिर एक दिन मिस्टीरियसली उसकी मौत हो जाती है। मगर ज़ाओचिन की कहानी इस मौत से खत्म नहीं बल्कि उल्टा शुरू हुई, क्योंकि 10,000 साल के बाद वो दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाता है। मगर रीइंकार्नेट होने के बाद ज़ाओचिन काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि इन 10,000 सालों में वो सारे के सारे गॉड्स और डीमंस जो उसके साथ थे वो मारे गए। अब वो इस इंसानी दुनिया में अकेला गॉड बचा है। क्या वो अपनी फैमिली और लवर से दोबारा से मिल पाएगा? तो कहानी की शुरुआत में हमें एंशिएंट टाइम्स का सीन दिखाया गया, जहाँ पर ग्रेवयार्ड में एक योद्धा को दफनाया जा रहा था। जिस बंदे ने उसकी टूम बनाई वो उसके लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, मगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन सेटअप कर देता है, जिसे 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन भी कहा जाता था। और अब वहाँ पर एक एनर्जी जमा होते हुए इस जगह को सील्ड कर चुकी। अब हमें कई सालों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर 2 हंटर्स एक ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश करने लगे। मगर ये छोटा उस्ताद इतना फुर्तीला और शातिर था कि बार बार उन्हें चकमा देने लगा। और ऐसे ही भागम भाग करते हुए वो उसी ग्रेवयार्ड के पास पहुंच चुका था, जो कि हजारों सालों से सील्ड है। अब उस छोटे ड्रैगन को ये जगह काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक वो शिकारी वहाँ पर पहुंच चुके थे, तो उनसे बचने के चक्कर में वो ड्रैगन सीधे उस ग्रेवयार्ड पर बनी हुई शील्ड पर पटक गया। और उतने में ये लोग देखते कि वहाँ का मौसम काफी तेजी से बदलने लगा। वहाँ पर सोलर एक्लिप्स शुरू हो गई थी, जिसमें से एक पावरफुल हेवनली थंडर उस शील्ड पर हिट होके वो ब्रेक हो जाती है। और ऐसा होते साथ ही वो लिटिल ड्रैगन सीधे उस कब्रिस्तान में पटक गया। साथ ही ये दोनों हंटर्स तो वहाँ का माहौल देखकर ही भाग निकले। इधर वो ड्रैगन काफी ज्यादा डरा हुआ था, और तभी एक टूम अचानक से ब्रेक होने लगी। साथ ही वहाँ पर काफी तेज बिजलियाँ कड़कने लगी, जिसके चलते इस टूम में से एक बंदा बाहर आ गया, जो कि हजारों सालों से दफन था। वेल ये है हमारा हीरो ज़ाओचिन। उसके अवेकन होते ही मौसम दोबारा से नॉर्मल हो गया। साथ ही ज़ाओचिन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है मैं मर चुका था, तो फिर मैं इस अजीब सी जगह पर कैसे पहुँच गया। इधर वो लिटिल ड्रैगन एक ग्रेवस्टोन के पीछे छुपकर ये सब विटनेस कर रहा था। वो डर के मारे सोचता है, अरे मैया ये का देख लिया। वही दूसरी तरफ ज़ाओचिन वहाँ मौजूद टूम्स पर लिखे हुए नाम पढ़ने लगा, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस कब्रिस्तान में तो सभी पावरफुल गॉड्स, डीमंस और विचेस को दफनाया गया है, जिसके चलते अब उसके दिमाग में कई सारे सवाल उमड़ने लगे कि इन सबको एक ही जगह पर दफनाया क्यों गया था। इस दुनिया में ऐसा क्या हुआ जो ये सभी गॉड्स मारे गए। अब तो खुद से ही सवाल पूछने लगा कि अगर सभी गॉड्स और डीमंस मारे गए हैं तो फिर मैं जिंदा कैसे बच गया। इधर वो लिटिल ड्रैगन दबे पांव वहाँ से भागने की फिराक में था, मगर बदकिस्मती उसकी जो ज़ाओचिन ने उसे देख लिया। वो बेचारा ड्रैगन तो उस पर अपनी हल्की सी चिंगारियां उड़ाकर वहाँ से भागने की फिराक में था, मगर ज़ाओचिन ने बड़ी सी आग लगाकर उसे रोस्ट करने के लिए लकड़ी पर बांध दिया। उस ड्रैगन से कह रहा था कि बस थोड़ी देर के लिए सहन करो, बाद में तो तुम मेरे पेट में जाओगे। लेकिन उसी वक्त लिटिल ड्रैगन का एक छोटा सा आंसू उसके मुंह में चला गया, और उसे निगलते ही ज़ाओचिन को किसी की आवाज सुनाई देने लगी, जो कि कह रही थी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर अटैक करना नहीं चाहता था। अब ज़ाओचिन कंफ्यूज था कि वो तेरी ये आवाज कहाँ से आ रही, और फिर उसे पता चला कि अरे ये तो इस ड्रैगन की आवाज है। और ड्रैगन उसे बता रहा था कि बड़े भाई मेरा आंसू पीने के बाद ही तुम मेरी भाषा समझ सकते हो, वरना बाकी के लोग तो मेरे मुंह से बस एक ही आवाज सुन सकते हैं, जो कि होगी बक्कू पक्कू। देखो बड़े भाई मैं बहुत ही ज्यादा क्यूट और नन्ना मुन्ना ड्रैगन हूँ, इसलिए प्लीज मुझे इतनी बेरहमी से भून मत डालो, वरना तुम्हें तो बहुत बड़ा वाला पाप लगेगा। तो ज़ाओचिन उसे आग से हटाकर पूछता है कि बताओ ये जगह कौन सी है, और यहाँ से मुझे हुयांग कैपिटल में जाने में कितने दिन लगेंगे। हालांकि वो ड्रैगन उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो ज़ाओचिन ने उसे दोबारा से आग पर धर दिया, जो देखते साथ ही ड्रैगन ने तुरंत ही अपना मुंह खोल दिया। वो कह रहा था भाई तुम्हारी कब्र में भांग तो नहीं थी ना, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। देखो एंशिएंट हुयान कंट्री तो 10,000 साल पहले ही गायब हो गई थी, इसलिए तुम एक डिसअपियर्ड हुई सिटी में चाह कर भी पहुंच नहीं सकते। ये सब सुनकर तो ज़ाओचिन को बहुत बड़ा झटका लग गया। लिटिल ड्रैगन बताने लगा कि जब ईस्ट और वेस्ट कॉन्टिनेंट मर्ज हुए थे तब उनके टकराव से कई सारी एंशिएंट कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई, जिनमें से एक थी हुयांग कैपिटल। तो फिलहाल तुम हो
हो टियान युआन कॉन्टिनेंट में। इधर ज़ाओचिन को कुछ विजन्स नजर आने लगे जहाँ पर उसे यूशिन नाम की बंदी दिखाई देती है, मगर अब खुद ज़ाओचिन को याद ही नहीं कि उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। वो सवाल पूछता है कि क्या मैंने खुद ही इतिहास को मिटा दिया या फिर इतिहास ने खुद मुझे अबैंडन कर दिया। साथ ही वो देखता है कि 10,000 साल पूरे होने के बावजूद भी उसकी पावर्स रिकवर्ड नहीं हुई। अब वो लिटिल ड्रैगन को दोबारा से भूनने वाला था कि तभी वो ड्रैगन उसे समझाता है कि आगे चलकर मैं तुम्हारे काफी ज्यादा काम आऊंगा। तुम यहाँ पर नए हो तो तुम्हें लोकल गाइड की जरूरत पड़ेगी। जो सुनकर ज़ाओचिन भी उसकी बात मान गया और ड्रैगन उसे बताता है कि तुम डीमंस और गॉड के कब्रिस्तान से बाहर आए हो, यानी कि जरूर से तुम कोई स्पेशल बंदे होगे। तो ज़ाओचिन उससे ग्रेवयार्ड का इतिहास पूछने लगा, मगर लिटिल ड्रैगन को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी। तो ज़ाओचिन ने डिसाइड किया कि वो इस पूरे सीक्वेंस को फाइंड आउट करेगा, तभी वो इस मिस्ट्री को सुलझा सकता है। उतने में ही उसे एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन फ्लाई करते हुए नजर आया, जो कि लिटिल ड्रैगन के ही क्लैन से बिलोंग करता था, मगर वो ड्रैगन ज्यादा दूर जा पाई इससे पहले एक बड़े से जायंट ने उसे दबोच लिया। ज़ाओचिन हैरान होकर कहने लगा कि ये तो एक लेजेंडरी एंशिएंट जायंट है, यानी कि ये दुनिया अब काफी ज्यादा बदल चुकी है। वहीं पर वो लिटिल ड्रैगन उसे अपना नाम डोंग डोंग बताते हुए दोस्ती का पंच आगे बढ़ाता है, तो ज़ाओचिन ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब ये दोनों साथ में ट्रैवल करना शुरू कर चुके थे, जहाँ पर डोंग डोंग ज़ाओचिन को रास्ता बता रहा था और ऐसे ही कई दिन बीत गए। ये लोग उस माउंटेन से नीचे उतरकर इंसानों की बस्ती में पहुंचने वाले थे, लेकिन तभी एक पत्थर से पाँव फिसल कर डोंग डोंग सीधे नीचे गिरने लगा और उसे बचाने के चक्कर में ज़ाओचिन भी वहाँ से फिसल जाता है। अभी दोनों काफी तेजी से नीचे जाने लगे। ज़ाओचिन की किस्मत तो इतनी ज्यादा खराब थी कि वो सीधे जाकर एक लड़की पर ही कूद गया, जो कि वहाँ पर नहा रही थी। ज़ाओचिन को पता है कि ये लड़की इसकी चटनी बनाने वाली है और होता भी बिल्कुल वैसे ही। उसने एक ही पंच में ज़ाओचिन को पानी से ऊपर फेंक दिया था। अब ज़ाओचिन तो वहाँ से पीटने से पहले ही निकलने वाला था कि तभी वहाँ पर एक और कल्टीवेटर पहुँच गई। उसने ज़ाओचिन के मुंह पर एक जोरदार पंच लगा दिया था। अब ज़ाओचिन को पता है कि यहाँ पर रुका तो और ज्यादा पिटाई होगी, इसलिए उन लड़कियों से कहने लगा कि शुक्र मनाओ मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, वरना तो तुम दोनों की चटनी बना देता। और तभी उसकी टक्कर हुई एक तगड़ी बॉडी वाले बंदे के साथ, जिसका नाम था कियान हुआ। अब ज़ाओचिन कुछ बता पाए इससे पहले वो बंदा उसकी तगड़ी धलाई करना शुरू कर देता है, मगर ज़ाओचिन ने ज्यादातर उसके अटैक को डॉज कर दिया था, इसलिए कियान हुआ का हाथ बटाने के लिए यूशिया भी वहाँ पर पहुँच गई। वेल इस बंदी के पास आइस पावर्स थी, तो उसी का यूज करते हुए कई सारे बबल्स बनाकर ज़ाओचिन पर अटैक करने लगी। उनमें से एक बबल डोंग डोंग को आइस में ट्रैप कर लुढ़काते हुए इस बंदे के पास लेके जाता है, जो कि इस ड्रैगन को कुत्ता बोल रही थी। इतना घोर अपमान तो डोंग डोंग का आज तक नहीं हुआ था। इधर ज़ाओचिन उन बबल्स का यूज करते हुए कियान हुआ को ही फ्रीज कर चुका था। उसे लगता है कि अब ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अब ज़ाओचिन को उस मेन बंदी का मुकाबला करना होगा। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि उस बंदी ने ज़ाओचिन पर हमला करते ही वो समझ गया था कि ये तो वॉरियर पिक के सेकंड लेवल वाले कल्टीवेटर है, जिसके चलते ज़ाओचिन उसके सामने अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाता और इसका अंजाम ये हुआ कि अब वो उनका बंदी बन चुका है। उसे बड़े ही फनी अंदाज में बांध के रखा था और उसी वक्त ज़ाओचिन देखता है कि ये लोग एक एंशिएंट मैप पर दी हुई लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस मैप पर दी हुई लैंग्वेज एंशिएंट थी, मगर ज़ाओचिन को ये लैंग्वेज पढ़ना काफी अच्छे से आता था और समझ गया कि ये नक्शा तो फायरी इमॉर्टल लोटस का है। दरअसल ये लोग उस फायरी लोटस की मदद से प्रिंसेस के फादर को क्योर करना चाहते हैं, ताकि उनके राजा खुश होकर प्रिंसेस की सगाई तोड़ दे। उतने में ही ये लोग देखते कि छोटू सा डोंग डोंग प्रिंसेस को काफी ज्यादा पसंद आया और डोंग डोंग का लाड करते हुए अपने टेंट से बाहर आ गई और उसे देखते साथ ही ज़ाओचिन दोबारा से बेहोशी का नाटक करने लगा। तब तक प्रिंसेस डोंग डोंग को लेकर उसके पास आ जाती है। डोंग डोंग जो लेग पीस खा रहा था उसकी खुशबू से ज़ाओचिन को भी काफी तगड़ी भूख लग गई। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इस ड्रैगन ने इस बंदी पर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी होगी जो उसे इतना ज्यादा लाड़ कर रही। वहीं पर प्रिंसेस कह रही थी चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम अभी भी बेहोश हो, जब मेरे घोड़े तुम्हें कुचल कर खत्म करेंगे तब एटलीस्ट यहाँ पर शोर शराबा नहीं होगा। जो सुनते साथ ही डर के मारे ज़ाओचिन उससे कहने लगा कि अरे नहीं प्लीज ऐसा नहीं करो, देखो मुझे होश आ चुका है। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इस जंगली इलाके में मुझे कुचलने के लिए घोड़े कहाँ से लाने वाली हो। खैर आज जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलतफहमी थी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं गंदी नियत वाला कुत्ता कमीना हूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं। चाहो तो तुम इस ड्रैगन से पूछ सकती हो। सच बताओ तो ये मेरा काफी अच्छा दोस्त है। लेकिन डोंग डोंग तो चिकन मिलने के बाद दोस्ती वोस्ती सब भूल गया था। जो देख ज़ाओचिन कहने लगा कमीने कही के खूबसूरत लड़की देखी नहीं तो पार्टी बदल दी। मुझे लगा था तो वफादार होगा, लेकिन तू तो एक नंबर का गद्दार निकला। जो सुनते ही प्रिंसेस ज़ाओचिन पर चिल्लाने लगी। वो कह रही
थी कि वाकई तुम एक जालिम इंसान हो, इसलिए अब मुझे तुम्हारे साथ कुछ अलग करना होगा। पहला तो मैं तुम्हें घोड़ों से कुचलने वाली थी, मगर अब मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी और ये छोटू सा छुरा हर रोज तुम्हारी बॉडी में घुसाया जाएगा जब तक कि तुम्हारा खून पूरी तरह से सूख न जाए। वेल, इस बंदी ने तो ज़ाओजिन को फुल टू डरा के रखा था। ज़ाओजिन कहने लगा कि मैं इतने सालों बाद ट्रैवल करके इसलिए आया ताकि घमंडी प्रिंसेस मुझे बुली कर पाए। हे ऊपर वाले, क्या यही इंसाफ है तुम्हारा? तब तक प्रिंसेस यून ने उस पर 3 नाइफ से अटैक कर दिया। इधर बेचारा ज़ाओजिन डर के मारे कह रहा था कि प्लीज ऐसा नहीं करो, मैं फायरी इमॉर्टल लोटस ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हालांकि तब तक वो सारे चाकू हिट हो चुके थे, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि ज़ाओजिन अभी भी जिंदा था। वहीं पर प्रिंसेस यून उससे पूछती कि बताओ तुम एंशिएंट लैंग्वेज पढ़ना कहाँ से सीख गए? तो ज़ाओजिन उसे ऐसी एक झूठी मूठी कहानी बताने लगा। वो कहता है कि मेरे मास्टर इस लैंग्वेज में दिलचस्पी रखते थे, तो मैंने भी उनके साथ स्टडी कर इसे सीख लिया। जो सुनते साथ ही प्रिंसेस यून तुरंत ही उसे आजाद करते हुए कुछ कपड़े दे देती है। वो कह रही थी कि चलो इसे पहनकर रेडी हो जाओ, आज से तुम मेरे गुलाम हो। वेल, इन लोगों की सारी बातें 2 छोटी छोटी वुडन डॉल्स ने भी सुन ली थी, जो कि इन पर काफी देर से नजर रखी हुई थी। अब फायरी लोटस के लोकेशन पर पहुंचने के बाद ज़ाओजिन इस प्रिंसेस से पीछा छुड़ाना चाहता था, मगर वो बंदी तो उसके गले पर नाइफ लगाते हुए कहने लगी कि क्या तुमने वो पुरानी कहावत नहीं सुनी, जो एक बार गुलाम बन जाए फिर वो हमेशा गुलाम रहेगा। अगर तुम्हें आजादी होना है तो ठीक है, मैं तुम्हारी गर्दन काट देती हूँ। तो ज़ाओजिन भी फटाफट से उसके सामने वफादारी की कसमें खाने लगा, मगर उसका प्लान था कि मौका मिलते ही वो यहाँ से भाग जाएगा। जिसके बाद ये लोग उस क्लिफ की तरफ रवाना हो गए। इधर वो वुडन डॉल प्रिंस रेंजियान के पास पहुँच गई थी। वो उसे बताती है कि प्रिंसेस और उसके साथ ही फेरी इमॉर्टल लोटस की तलाश में क्लिफ पर जा चुके हैं। दरअसल ये बंदा प्रिंसेस यून का एक ट्रेजर चुराना चाहता था। इधर ज़ाओजिन इन लोगों को लेकर दहकते हुए क्लिफ पर पहुँच गया, जहाँ की स्मोक भी काफी ज्यादा पॉइजनस थी। अब यहाँ पर ये लोग 2 ग्रुप्स में बंटकर लोटस की तलाश शुरू कर चुके, मगर वो लोटस मिला डोंग डोंग को। भले ही प्रिंसेस उसे हासिल करने के लिए रवाना हो गई, मगर ज़ाओजिन उस पुराने मैप के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने लगा, जिसके हिसाब से लोटस काफी ज्यादा छोटा होना चाहिए था, मगर यहाँ पर जो लोटस था वो हद से ज्यादा ग्रो हो चुका है। इसलिए ज़ाओजिन तुरंत ही यून को रोकने चला गया। वो कह रहा था कि जरूर से यहाँ पर कोई बीस्ट होगा जिसकी एनर्जी एब्सॉर्ब करके ही ये लोटस इतना ज्यादा ग्रो हो पाया, मगर गलती से वही उस लोटस को प्लग कर लेता है। और अब उसके ऐसा करते साथ ही उनके सामने एक बहुत बड़ा स्नेक बीस्ट अपीयर हो गया। हालांकि वो इन पर अटैक कर पाए इससे पहले प्रिंसेस के साथ ही इन दोनों को ऊपर खींच लेते हैं, जिसके बाद वो तीनों मिलकर उस बीस्ट का मुकाबला करने लगे। और इधर ज़ाओजिन और डोंग डोंग चुपके से सारा तमाशा देख रहे थे। अब इनके दरमियान हमें बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिली। यहाँ पर कियान हुआ बड़ी बड़ी चट्टानों से उस पर हमले कर रहा था और यूशिया उस पर अपनी आइस फ्लेम रिलीज करने लगी, मगर वो बीस्ट तो इन दोनों पर ही भारी पड़ गया। वो स्नेक बीस्ट यूशिया ने बनाई हुई बड़ी बड़ी आइस वॉल को आसानी के साथ ब्रेक करते जा रहा था। जो देख प्रिंसेस ने फिनिक्स फ्लेम चॉप्स टेक्निक का यूज करते उस बीस्ट पर हमले करना शुरू कर दिए, जिससे उस स्नेक बीस्ट को तकलीफ तो बहुत हो रही थी, मगर वो अपनी पावरफुल एनर्जी वेव रिलीज करते हुए यून को काफी दूर पटक देता है। इधर डोंग डोंग ज़ाओजिन से कह रहा था कि तुम तो मर्द बोलने के भी लायक नहीं हो, वो लोग इतनी बड़ी मुसीबत में है मगर फिर भी तुम उनकी मदद नहीं कर रहे। जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था कि मैं तो इन तीनों को भी हरा नहीं सकता, तो भला उस बीस्ट को हराना दूर ही रहा। इधर प्रिंसेस को बचाने के लिए कियान हुआ अपनी सबसे स्पेशल बारबेरियन टेक्निक इन्फिनिट ब्लड बर्स्ट मूव को एक्टिवेट करते हुए इस बीस्ट पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिसमें इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि कियान हुआ ने अपना हाथ भी खो दिया था। मगर प्रिंसेस के लिए बंदा किसी भी हद तक जा सकता। अब उस स्नेक बीस्ट दोबारा से इन पर अटैक करने ही वाला था कि उतने में ही यूशिया वहाँ पर एक आइस शील्ड बना लेती है, मगर थोड़ी देर में उस बीस्ट ने उस शील्ड को भी ब्रेक कर दिया। तो प्रिंसेस उन दोनों को बचाने की खातिर उस बीस्ट के मुंह में जाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कियान हुआ समय रहते इन दोनों को साइड में हटाते हुए खुद ही उस बीस्ट के मुंह में चला गया, तो बीस्ट उसे गुस्से में बुरी तरह से चबाकर दूर फेंक देता है, क्योंकि उसे इन दोनों का भी शिकार करना था। यहाँ पर प्रिंसेस अब काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो तुरंत ही उस बीस्ट को अपने पीछे भगाते हुए अपने वेपन की तरफ आगे बढ़ने लगी। इधर ऊशिया उसे बता रही थी कि प्रिंसेस प्लीज गॉड वेपन का यूज मत कीजिए, मगर प्रिंसेस ने अपना ब्लड सैक्रिफाइस करते हुए एंशिएंट टाइम्स के गॉड वेपन को बाहर निकाल लिया। इस शानदार बो को हावी
हावी बो कहा जाता था। इधर जाओचिन भी इस बो को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कह रहा था कि मुझे तो लगा ही नहीं था 10,000 सालों बाद मैं तुमसे दोबारा से मिल पाऊंगा। इधर प्रिंसेस उस बो की डिवाइन पावर का यूज करते हुए उसे शूट कर देती है। भले ही उसका अटैक मिस हुआ था, मगर हावी बो अपने टारगेट को खुद ही ढूंढने की एबिलिटी रखता था। यहाँ पर युन को अपने मास्टर ने बताई हुई बातें याद आने लगी। उन्होंने कहा था कि 5वीं लेवल के नीचे वाला कल्टीवेटर अगर इस गॉड वेपन का यूज करेगा तो उसे बहुत ही जबरदस्त बैकलैश झेलना पड़ सकता है। इधर वो स्नेक बीस्ट से मारने वाला था कि तभी वो एरो सीधे जाकर उसके आर पार घुस गया, जिसके चलते वो स्नेक बीस्ट सीधे लावा से भरी हुई खाई में गिर जाता है। ये उनको लग रहा था कि अब ये मसला रिजॉल्व हो गया, लेकिन वो देखते कि कियान हुआ बुरी तरह से घायल था, यानी कि ये फायर इमॉर्टल लोटस उसे काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। हालांकि अभी तक ये मसला रिजॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि वो स्नेक बीस्ट दोबारा से उनके सामने आ जाता है। जाओचिन हैरान होकर कह रहा था कि ये स्नेक बीस्ट तो ब्रेक थ्रू करके एक फ्लड ड्रैगन में बदल चुका है, अब तो इसे हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। वही दूसरी तरफ प्रिंसेस युन में जरा भी पावर्स नहीं बची थी, मगर उसने मन बना लिया था कि चाहे वो मारी ही क्यों न जाए, अपना आखिरी हमला जरूर करेगी। और उतने में जाओचिन उसके पास आ गया। उसने बड़े ही कुल अंदाज में उस हावी बो की पावर को एक्टिवेट कर दिया था। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें जाओचिन के पास लाइफ की कहानी बताई गई, जहाँ पर उसने अपने अपोनेंट को बड़े ही कूल अंदाज में खत्म कर दिया था। इनफैक्ट जाओचिन ड्रैगन कैचर के नाम से भी मशहूर था। उसकी इन्हीं एबिलिटीज को देखकर जाओचिन के फादर चिनजान उसे हावी बो के बारे में बताने लगे। वो कह रहे थे कि हावी बो को अर्थ स्प्लिटिंग ओरिजिन के स्पिरिचुअल रूट्स को रिफाइन करके बनाया गया था। इसकी पावर को कोई भी सप्रेस नहीं कर सकता। ये हावी बो हमारे एंसेस्टर को खुद गॉड ने दिया था, और तभी से हम जनरेशन टू जनरेशन इसे पास करते आए। और आज वो दिन आ चुका है कि ये हावी बो मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। मगर जाओचिन उन्हें बता रहा था कि फादर, मैं खुद को ताकतवर बनाने के लिए किसी वेपन पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। मुझे अपनी इनर फोर्स को स्ट्रांग बनाना है, अपनी कल्टीवेशन को ऊंचाइयों पर ले जाना है, ताकि मैं भी आप ही के जैसे इमॉर्टल मार्शल आर्ट रन पर पहुंच पाऊं। जो सुनकर जाओचिन के फादर उसे समझाने लगे कि इमॉर्टल और गॉड्स बनना आसान बिल्कुल नहीं, इस सफर में तुम्हें कई सारी परीक्षाएं देनी पड़ेगी, और उस वक्त ये हावी बो तुम्हारी रक्षा करेगा। जिसके बाद कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हावी बो ने सीधे उस फ्लड ड्रैगन के मुंह पर अटैक कर दिया था। वेल, ये इतनी गजब की पावर थी जिसे रेंजियान दूर से ही पहचान लेता है। अब तो इस हावी बो को हासिल करने की उसकी चाह और ज्यादा बढ़ गई थी। इधर यूशिया हैरान होकर कहने लगी कि आखिर ये बंदा हावी बो को पुल कैसे कर पाया। वहीं पर युन भी शॉक थी, और उतने में जाओचिन वो बो लेकर वहाँ से भाग निकला। वो तो उस माउंटेन से काफी दूर आ चुका था। साथ ही वो खुश है कि हावी बो ने 10,000 सालों बाद भी उसे पहचान लिया। इतना ही नहीं, डोंग डोंग भी प्रिंसेस को छोड़कर अपने दोस्त के पास वापस आ गया था। तो जाओचिन उसे ताना मारते हुए कहने लगा कि अब तुम मेरे पास क्यों आए हो? उस दिन तो तुमने तंदूरी चिकन खाते हुए मुझे पहचानने से भी मना किया था ना, तो जाओ जाकर अपनी प्रिंसेस की गोदी में बैठ जाओ। जिस पर डोंग डोंग कहने लगा, बड़े भाई, हम ड्रैगन्स काफी ज्यादा लॉयल होते हैं, हम अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं देते। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मैं समझ गया कि तुम कोई मामूली पर्सन तो नहीं हो सकते, जरूर से तुम कोई भूत होंगे। जिस पर जाओचिन कह रहा था, चल ये बात ही नहीं फेंक, ठीक है ना, मैं तेरी सारी नौटंकी जानता हूँ। जैसे वो प्रिंसेस खाना लेकर आएगी तो तुरंत ही उसकी गोदी में बैठ जाएगा। जिस पर डोंग डोंग जिद करते हुए कहने लगा कि भाई, तू चाहे मुझे अपने साथ ना रख, मगर ये वीरू कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। ये तो अब उनका पक्का वादा है। तो जाओचिन भी वीरू के साथ बट्टी हो गया। अब वो खुशी के मारे छलांग लगाते हुए कह रहा था कि दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन मेरे हाथ में है, मैं हूँ इस दुनिया का बादशाह। और उतने में ये बादशाह एक जाल में फंस गया। हावी बो भी उसके हाथ से नीचे गिर गया और वीरू भी भाग निकला। दरअसल रेंजियान ने ही जाओचिन को कैप्चर किया था, और अब हावी बो भी उसी के कब्जे में है। वो जाओचिन से पूछता है कि बताओ तुम प्रिंसेस के साथ क्यों थे, मगर जाओचिन उससे ही उल्टा सवाल पूछने लगा कि पहला तू बता, तू है कौन और तूने मुझे कैप्चर क्यों किया। तो रेंजियान का चमचा उसे दम देते हुए कहने लगा कि ओए जरा इज्जत से बात कर, ये है बायू राज्य के प्रिंस रेंजियान। जिस पर जाओचिन कहने लगा, मुबारक हो, कब बनाए राजकुमार। देखो यार, अब मैं हर आने जाने वाले की खबर थोड़ी ना रखूंगा, माफ करना, लेकिन ये बंदा शक्ल से प्रिंस बिल्कुल नहीं लगता। तभी रेंजियान उसे आजाद करते हुए कहने लगा कि तुम्हें बस मेरे सवालों के जवाब देने हैं और फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। देखो, ये हावी बो इस डोंगचू स्टेट का सबसे स्पेशल ट्रेजर है। तो बताओ, ये ट्रेजर तुमने उस प्रिंसेस से कैसे चुराया। इधर जाओचिन दिल ही दिल में कह रहा था कि मैं तो इन रॉयल लोगों से पक चुका हूँ, पहले वो प्रिंसेस और अब ये प्रिंस। हे ऊपर वाले,
क्या तुमने मुझे यहाँ पर बस टॉर्चर होने के लिए भेजा था? अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे नहीं खेलना। जिसके बाद वो खुद को कंट्रोल करते हुए काफी सब्र के साथ रेंजियान को बताने लगा कि देखो, मैं एक मामूली सा पहाड़ी लड़का हूँ, लेकिन उस प्रिंसेस युन को मैं काफी ज्यादा पसंद आया तो उसने मुझे अपने साथ रख लिया, और वो भी जबरदस्ती। वो मुझ पर काफी ज्यादा अत्याचार कर रही थी, तो इसी का बदला लेने के लिए मैंने हावी बो उठाया और वहाँ से भाग निकला। ये कहानी सुनते ही रेंजियान उसका थोबड़ा चेक करता है। वो कहने लगा कि पता नहीं तुम उस प्रिंसेस को पसंद क्यों आए, मेरे ख्याल से उस प्रिंसेस की चॉइस एकदम ही बेकार होगी। दरअसल रेंजियान को ये बो हासिल करना था, मगर उसे लगता है कि उस स्नेक बीस्ट के साथ फाइट करते हुए युन भी बुरी तरह से घायल हो गई, तो क्यों ना उसे भी कैप्चर करके अपने साथ ले जाया जाए, फिर तो हम उसके बाप से प्रिंसेस के बदले कुछ भी निगोशिएट कर सकते। अब थोड़ी देर में युन भी वहाँ पर पहुँच गई। वो देखते ही कि ज़ाओजिन के साथ रेंजियान भी वहाँ पर मौजूद था, तो रेंजियान से पूछने लगी कि बताओ तुम हमारे डोंगचू बॉर्डर पर क्यों आए? जिस पर रेंजियान कहने लगा कि मैं तो बस यहाँ के खूबसूरत नजारे देखने आया था, मगर तभी इस बंदे से मेरी मुलाकात हो गई। मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा था, इसलिए मैंने इसे कैप्चर कर लिया। जिस पर प्रिंसेस कहने लगी कि ये मेरा गुलाम है और आपको इसके पास से जरूर कोई ट्रेजर मिला होगा, मगर रेंजियान ने तो साफ इनकार कर दिया। हालांकि ज़ाओजिन युन को इशारों में ही बता रहा था कि हावी बो वहाँ पर छुपाया गया है, मगर जैसे युन ने चेक किया वहाँ पर हावी बो ना होकर एक सोड थी, जिसके चलते युन रेंजियान को उनकी टेरिटरी से दफा होने के लिए बताकर तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ी। उतने में ही रेंजियान के लोग तुरंत ही इन पर अटैक कर देते हैं, तो यान भी अपनी फिनिक्स टेक्निक का यूज करते हुए तुरंत ही उन सभी लोगों पर भारी पड़ गई थी। मगर तभी रेंजियान अपनी फ्लाइंग सोर्ड का यूज करते हुए उस पर अटैक करने लगा। ये बंदा तो अपनी वाइटल एनर्जी का यूज करके ही सोर्ड को कंट्रोल कर रहा था, जो देख युन समझ गई कि ये तो उससे एक लेवल ऊपर जा चुका है। इधर युन उसके हर एक अटैक को डॉज तो कर रही थी, मगर फाइनली रेंजियान उसे हरा देता है। युन उससे कहने लगी कि मैं डोंगचू की प्रिंसेस हूँ, अगर तुमने मुझे खत्म किया तो डोंगचू स्टेट तुमसे बदला जरूर लेगा। मगर रेंजियान को कोई फिक्र नहीं थी। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें खत्म भी कर दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। अब इससे पहले कि रेंजियान युन को मार पाए, डोंग डोंग हावी बो लेकर ज़ाओजिन के पास पहुँच गया, तो ज़ाओजिन वहाँ पड़ी चॉपस्टिक का यूज करते हुए उस पर हमले करने लगता है। हावी बो से लगकर तो चॉपस्टिक भी तीरों जैसी हिट होने लगी, जिसके चलते रेंजियान के कई सारे लोग मारे गए थे। तो रेंजियान फटाफट से अपनी चीमेन इल्यूजरी सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उसके हर एक अटैक को काउंटर करने लगा। भले ही उसने कई सारी तलवारें बना ली थी, मगर हावी बो से रिलीज की हुई चॉपस्टिक के सामने वो टिक नहीं पाती। इतना ही नहीं, रेंजियान के तो बड़े ही नाजुक हिस्से में वो तीर घुस गया था, इसलिए वो बिना अपनी रेपुटेशन की फिक्र करे अपनी तशरीफ लेकर वहाँ से भाग निकला। वहीं पर यूनुस का मजाक उड़ाते हुए कह रही थी कि अलविदा मेरे दोस्त, बस कुछ दिनों तक कुर्सी पर मत बैठना, वरना काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और फिर जैसे यून पलटी, उसने देखा कि ज़ाओजिन तो उस पर भी निशाना लगा के खड़ा है। यहाँ पर यूशिया तो इतनी घायल थी कि वो भी प्रिंसेस की कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। और रही बात कियानहुआ की, तो वो भी बुरी तरह से घायल होने की वजह से यहाँ पर मौजूद नहीं था। अब अगले सीन में हम देख पाते कि ज़ाओजिन युन को अपने साथ एक केव में लेकर आया है। ज़ाओजिन ने उसके हाथ बांध के रखे थे और वो भी उसे वैसे ही चाकू से डरा रहा था जैसे कि युन ने उसे डराया था। साथ ही साथ उसकी गोदी में भी सिर रखता है, जिससे तो युन गुस्से में लाल हो गई। वो कह रही थी कि बस एक बार में आजाद हो जाओ, फिर देखना मैं कैसे तुम्हारा खून पीती हूँ। तो ज़ाओजिन कहने लगा, बाप रे, तुम तो प्रिंसेस जैसी बिल्कुल नहीं, ऐसी हरकतें तो बस चुड़ैल करती है, इसलिए आज के बाद तुम्हारा नाम होगा लिटिल विच। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर हट जाऊँ तो जरा प्यार से बोलो। अब यहाँ पर युन को गुस्सा तो काफी आ रहा था, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए वो कभी उसे यंग मास्टर बोल रही थी तो कभी ब्रदर चेन। मगर ज़ाओजिन को इसमें से कोई टाइटल पसंद नहीं आया, इसलिए वो तो उठने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि जब युन ने उसे मास्टर चेन बोला, वो तुरंत ही उठ गया। वो कह रहा था, यार लोग एकदम सही बोलते हैं, हर कुत्ते का दिन आता है। खैर चलो, आज मैंने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल एंजॉय किए। इधर युन उसे बातों में उलझा कर एक शार्प पत्थर से अपने रोप्स को कट करने लगी थी, और फिर क्या मौका मिलते ही वो ज़ाओजिन पर कूद गई। मगर हावी बो के बैकलैश के चलते वो ज़ाओजिन की बाहों में ही बेहोश हो गई। वहीं दूसरी तरफ यूशिया को जब होश आया, तब वो देखती कि उसके सामने एक टाइगर बीस्ट पहुंच चुका है, और उस बीस्ट पर सवार थी प्रिंसेस युन की बड़ी बहन शियू।
और उससे पूछने लगी कि तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरी सिस्टर युन कहाँ पर है। इधर ज़ाओचिन बेहोश युन को लेकर एक इन में पहुंच जाता है, मगर वहाँ का माहौल काफी ज्यादा सस्पिशियस था और साथ ही ज़ाओचिन को वहाँ पर स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट भी महसूस होने लगा। इसलिए वो वहाँ से वापस जा ही रहा था कि तभी वहाँ मौजूद एक बंदा उसे तसल्ली देने लगा। वो कह रहा था कि इस लड़की की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, साथ ही बाहर काफी तेज बारिश हो रही, तो तुम लोग आज रात यहीं पर स्टे कर लो। तो ज़ाओचिन भी उसकी बात मान गया, मगर उस बंदे का प्लान तो कुछ और ही था। वेल, इसका नाम है चिया। ज़ाओचिन के रूम में जाते ही वो बंदा इनमें मौजूद लोगों को बता रहा था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस युन है। साथ ही जो बंदा उसे यहाँ पर लेके आया है, मैंने उसके पास हावी बो को भी देख लिया। तो सभी लोग उस हावी बो को हासिल करना चाहते थे। हालांकि चिया वहाँ पर शोर शराबा नहीं जाता था। तो डीमन लेडी अपनी हेयर पिन से वाइन में पॉइजन मिलाकर कहने लगी कि प्रिंसेस युन तो बेहोश है और उस अकेले लड़के से मैं आराम से निपट सकती हूँ, मुझे तो बस ये पॉइजन वाली वाइन उसे पिलानी होगी। वहीं पर डोंग डोंग ने चुपके से इन लोगों की सारी बातें सुन ली थी। इधर युन को भी होश आ जाता है, लेकिन वो देखती कि ज़ाओचिन उसके लिए काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए वो होश में आई, मगर ये ज़ाओचिन को दिखाना नहीं चाहती थी। इधर ज़ाओचिन उसकी इंजुरीज को चेक करने के लिए हेजिटेट हो रहा था, मगर उसने सोचा कि अगर इसे बचाना है तो इलाज करना ही पड़ेगा। तो अब जैसे वो प्रिंसेस को हाथ लगाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर डोंग डोंग पहुँच गया। डोंग डोंग को तो लग रहा था कि ज़ाओचिन एक बेहोश लड़की का फायदा उठाने की फिराक में है, इसलिए वो ज़ाओचिन को तरह तरह की गालियाँ देने लगा। साथ ही साथ वो बताता है कि नीचे मौजूद सभी लोग हमें कैप्चर करना चाहते हैं, तो हमने अभी के अभी बैकपैक करके खिड़की से भाग जाना चाहिए। मगर ज़ाओचिन उसे बता रहा था कि लिटिल विच अभी भी बेहोश है, ऐसी हालत में उसे यहाँ से ले जाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। और उतने में युन भी उससे बात करने लगी। वो ज़ाओचिन से कहती कि तुम्हारे पास यहाँ से भागने का मौका था, मगर फिर भी तुम नहीं गए। तो ज़ाओचिन कहता है भूल गई तुम, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ ना, तो बताओ फिर ऐसी सिचुएशन में क्या मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा सकता हूँ। जिस पर युन बता रही थी कि शायद उन लोगों ने मुझे पहचान लिया है और अब वो हावी बो को हासिल किए बिना नहीं रुकेंगे, इसलिए तुम एक काम करो, इस बो को लेकर इंपीरियल पैलेस चले जाओ और तब तक मैं इन लोगों को अपने पीछे बिजी रखूंगी। हमारा डोंगचू स्टेट किसी भी कीमत पर इस हावी बो को खो नहीं सकता। तो ज़ाओचिन परेशान होकर उससे पूछने लगा कि और तुम्हारा क्या होगा। तो युन उसे बता रही थी कि वैसे भी इस हावी बो ने मेरी इनर फोर्स को पूरी तरह से कंज्यूम किया है, अगर मुझे जल्दी से हील नहीं किया गया तो मैं वैसे भी मारी जाऊंगी, तो क्यों ना मरने से पहले मैं कोई अच्छा काम कर लूं। हालांकि ज़ाओचिन उसे बता रहा था कि ये वो गॉड्स का एक वेपन है, इसका बैकलैश किसी को मार नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि किसी ने जरूर से इस बो पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया होगा। और उतने में ही युन दोबारा से बेहोश हो गई। तो ज़ाओचिन तुरंत ही उसे फेरी इमॉर्टल लोटस की एक पंखुड़ी खिला देता है। अब इस पंखुड़ी की वजह से युन को होश तो आ गया, मगर उसे काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि इस लोटस को बिना रिफाइन किए खाया नहीं जा सकता था। तो युन तुरंत ही उसे रिफाइन करने में लग गई, लेकिन विदाउट इनर फोर्स की वो भी पॉसिबल नहीं था। वो ज़ाओचिन को बताती है कि ट्रांसफरिंग द हेवन मेल्टिंग द अर्थ टेक्निक का यूज करने के लिए ढेर सारे पावर्स की जरूरत होती है। वह टेक्निक युन को उसके मास्टर ने सिखाई हुई थी। वो कहती है कि इस कल्टीवेशन टेक्निक का यूज करके हम किसी भी कल्टीवेटर की पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जिस पर ज़ाओचिन कह रहा था कि ये तो फिर पूरी तरह से गलत है, हमने कभी भी दूसरों की पावर पर कब्जा नहीं करना चाहिए। हालांकि युन उससे कह रही थी कि प्लीज मुझे तुम्हारी थोड़ी सी पावर दे दो, बिना इनर फोर्स के तो मैं इस लोटस को रिफाइन ही नहीं कर सकती। मगर ज़ाओचिन ने तो इसके लिए साफ इनकार कर दिया। अब इन दोनों की ऐसी बहस चल रही थी कि तभी दरवाजे पर नॉक हो जाता है। दरअसल वो डीमन लेडी ज़ाओचिन को जहर पिलाने आ चुकी थी। तो ज़ाओचिन ने युन और हावी बो को कबर्ड में छुपा दिया। अब यहाँ पर वो लेडी ज़ाओचिन के साथ फ्लर्ट करने लगी, तो ज़ाओचिन भी इसमें फुल तो उसका साथ देता है। वो उस डीमन लेडी से कहने लगा कि देखो मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन ये छोटू सा ड्रैगन यहीं पर मौजूद है, तो क्या तुम इसके सामने कंफर्टेबल हो पाओगी। जिस पर वो बंदी कह रही थी कि बेचारा ये छोटू सा ड्रैगन सिर्फ देख सकता है, तो क्यों ना इसे भी थोड़े से मजे करने दिए जाए। भले बंदी यहाँ आई थी हावी बो को हासिल करने के लिए, इसलिए उस ज़ाओचिन को वाइन देकर तुरंत ही डांस करने लगी। वहीं पर ज़ाओचिन भी उसके साथ पैशनेट वाले ठुमके लगाने लगा। वो कह रहा था मेरी जान वैसे भी रात काफी ज्यादा हो चुकी है, तो क्यों ना जल्दी से हमारे काम निपटा दिए जाएं। मगर तभी उस बंदी ने जानबूझकर अपना वाइन पॉट गिरा दिया, इसलिए वो तुरंत ही वाइन लाने का बहाना करके वहाँ से चली गई। उसे तो बस ज़ाओचिन के एक्शन को डिले करना था। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में वापस आई, तब ज़ाओचिन उसके गले पर नाइफ लगा के खड़ा था। वो कहता है तुमने मेरा मूड बनाकर मुझे इंतजार करवाया, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। मगर उतने में वो बंदी उस पर हमले करना शुरू कर देती है। साथ ही दोनों भी बिस्तर पर गिर गए थे, जहाँ पर ज़ाओचिन ने उसे दबोच लिया। मगर ये पॉइजन लेडी ना होकर युन की बड़ी बहन
बहन शियू थी। दरअसल थोड़ी देर पहले ये पॉइजन लेडी को बेहोश करके भेस बदल कर यहाँ आई थी ताकि वो अपनी छोटी सिस्टर यून को बचा पाए। अब अपनी बड़ी बहन का गुस्सा कम करने के लिए यून भी जानबूझकर ज़ाओचन को ही डांटने लगी कि क्या बे तूने मेरी सिस्टर को छेड़ने की जरूरत कैसे की? हाँ, तो ज़ाओचन एक्सप्लेन करते हुए बताने लगा कि मुझे तो लगा था ये वही डांसर होगी और वैसे भी मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया, इसलिए सारा ब्लेम मुझ पर मत डालना। इधर शियू अपनी सिस्टर को बता रही थी कि चलो जल्दी से अपनी इंजरीज को हील कर लो, हमें यहाँ से निकलना होगा, वो लोग कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। जिस पर ज़ाओचन कहने लगा हाँ ये बिल्कुल सही आइडिया है, वैसे भी अब तुम्हारी सिस्टर यहाँ आई गई तो क्यों ना तुम इसी की इनर फोर्स का यूज करके अपनी इंजरीज को हील कर लो। हालांकि शियू से बता रही थी कि मैं तो एक डाओ कल्टीवेटर हूँ, मैं ट्रू वाइटल एनर्जी को कल्टीवेट कर सकती जो कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर की इनर फोर्स के साथ कभी भी मर्ज नहीं हो पाएगी। अगर आसान भाषा में बताया जाए तो मैं यून की कोई मदद नहीं कर सकती, तो क्यों ना तुम अपनी इनर फोर्स देकर यून को हील करो, इससे हमारा काम बन जाएगा। अब वैसे तो ज़ाओचन अपनी पावर देना नहीं चाहता था मगर यहाँ से निकलना भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो शियू की बात मान गया। मगर उसकी एक शर्त थी, वो अपनी सिर्फ 5% इनर फोर्स ही देगा, ना इससे ज्यादा और ना ही इससे कम। तो यून भी इसके लिए राजी हो गई, जिसके बाद वो अपने मास्टर ने सिखाई हुई ट्रांसफॉर्मिंग द हेवन एंड मेल्टिंग द अर्थ टेक्निक का यूज करते हुए ज़ाओचन की इनर फोर्स को एब्जॉर्ब करने लगी। मगर थोड़ी देर में यहाँ पर एक मसला हो गया, यून खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रही थी। इधर उन गुंडों को भी पता चलता है कि उनकी डीमन लेडी को तो किसी ने किचन में ही बेहोश किया है, तो वो भी इन लोगों पर अटैक करने की प्लानिंग बनाने लगे। इधर यून चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी और तभी इनमें मौजूद बदमाश इन पर हमला करने पहुंच गए। मगर शियू जो कि लेवल 3 की डाओ कल्टीवेटर है, उसने अपने फ्लेम बर्स्ट टैलिस्मान का यूज करते इस पूरी जगह को तहस नहस कर दिया। हालांकि यहाँ पर तो ढेर सारे कल्टीवेटर्स थे, तो कुछ को निपटने के लिए शियू का टाइगर भी उसकी मदद करने लगा। इधर चिया उस हावी बो को हासिल करने के लिए पहुंच गया, मगर डोंग डोंग अपना बग्गू बग्गू का आवाज निकालते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार लात मार के बो लेकर वहाँ से भाग निकला। इधर ज़ाओचन को लग रहा था कि शायद ये लिटिल विच उसकी सारी पावर को ही खा जाएगी, साथ ही उसकी बॉडी में मौजूद इनर फोर्स खत्म होने के बाद एक व्हाइट कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगी, जिसे देखते ही ज़ाओचन समझ गया कि ये उसकी इनर फोर्स नहीं बल्कि ट्रू वाइटल एनर्जी है। अब यहाँ पर हमें ज़ाओचन के पास्ट लाइफ की कहानी दिखाई गई, जहाँ ज़ाओचन का पुराना राइवल उसे बुरी तरह से पीट रहा था और ज़ाओचन से पूछ रहा था कि बताओ ना कहाँ गया तुम्हारा वो ड्रैगन कैचर, क्या आज अपने ड्रैगन को समन नहीं करोगे? अरे हाँ यार कैसे करोगे, पहले तो तुम एक जीनियस थे और अब एक लूजर बन गए हो। मगर ज़ाओचन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था, तो बंदा उसे बताता है कि भाई याद करो पिछली बार तुम ताकतवर कब थे, मेरे ख्याल से ताइजुआन के साथ तुम्हारी आखिरी बैटल हुई थी, और अब अगर ताइजुआन ने तुम्हें इस हालत में देखा तो उसे तुम पर तरस आएगा। जो सुनते साथ ही ज़ाओचन को मुकाबला याद आने लगा। दरअसल ताइजुआन एक बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरियस पर्सन मानी जाती थी और वहीं पर ज़ाओचन एक जीनियस है, तो इन दोनों में जीत किसकी होगी ये देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा बेताब थे। यहाँ पर इन दोनों ने काफी लंबी फाइट की और फिर इन दोनों में एक जोरदार क्लैश हो गया, मगर फिर भी कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसके चलते इस मुकाबले को फाइनली ड्रॉ करना पड़ा। ज़ाओचन के सामने आज तक इतनी देर कोई भी टिक नहीं पाया था, जिसके चलते वो ताइजुआन की तारीफें करने लगा, साथ ही वो कह रहा था कि मैं वापस जाकर कड़ी मेहनत करूंगा ताकि एक बार फिर से हम मुकाबला कर पाए। तो ताइजुआन ने भी उसे हाई फाई देते हुए प्रॉमिस किया कि वो लोग दोबारा मुकाबला जरूर करेंगे, मगर उसे टच करते ही ज़ाओचन को अपना हाथ नम हुए जैसा फील होने लगा। इसके बाद ज़ाओचन ने दिन रात मेहनत की, मगर उसकी बॉडी में तो कोई पावर जनरेट ही नहीं हो पा रही थी, वाइटल एनर्जी पूरी तरह से वैनिश हो गई और फिर बाकी बची इनर फोर्स भी एक दिन गायब हो गई, जिससे ज़ाओचन को काफी ज्यादा हर्ट हुआ। वो गुस्से में हेवन से पूछ रहा था कि बताओ मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा, मैंने तो आज तक कभी किसी को हर्ट नहीं किया, फिर मुझे पनिश क्यों किया जा रहा। हालांकि उसे तो हेवन से भी कोई जवाब नहीं मिलता, मगर आज उसे सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। ताइजुआन ने ही उसकी पावर्स को उसकी बॉडी में सील किया था और यही सब पास्ट की मेमोरीज याद करके ज़ाओचन बेहोश हो गया। वहीं पर डोंग डोंग हावी बो चिया के हाथ लगने नहीं देता, साथ ही उसके सभी चमचे भी घायल हो गए थे, इसीलिए वो अपने ड्रैगन से लटक कर वहाँ से भाग निकला। इधर यून तो हील हो गई, मगर अब बेहोश होने
की बारी ज़ाओजिन की थी। और फिर जब उसे होश आया तब वो इन लोगों की गैरेज में था। ज़ाओजिन को अब हर एक मोमेंट फील हो रही थी और समझ गया कि उसके स्पिरिचुअल सेंसेस वापस आ चुके हैं। अब वो अपनी पावर्स को भी चेक करने लगता है, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार साउंड वेव रिलीज हुई जो कि इतनी ज्यादा भयानक थी जिससे वो पूरा इलाका शेक होने लगा। वेल, इन लोगों को जरा भी आइडिया नहीं थी कि ये ज़ाओजिन की पावर होगी। जब यून उसे चेक करने आए तो ज़ाओजिन खुशी के मारे उसे ही गले लगा लेता है, मगर यून ने तो उसे एक जोरदार चमाट लगाते हुए दूर कर दिया। अब यहाँ पर यून को लग रहा था कि शायद इसकी इनर फोर्स जाने की वजह से इसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए वो ज़ाओजिन से कहने लगी कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी वजह से तुम्हारी इनर पावर खत्म हो गई थी, तो मैं ही उसे वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगी। हालांकि ज़ाओजिन तो वापस माउंटेन्स में जाना चाहता था, मगर यून उसे बताने लगी कि मेरी बड़ी सिस्टर शियू तुम्हारी पावर्स को रिस्टोर करने में हेल्प करेगी। यहाँ पर ज़ाओजिन समझ गया कि उसकी पावर्स वापस आ चुकी है, ये बात इन लोगों को पता ही नहीं, तो उसने भी डिसाइड किया कि वो इस बात को सीक्रेट रखेगा। साथ ही उसे पता चला कि इंपीरियल पैलेस में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ पर कई सारे एंशिएंट रिकॉर्ड स्टोर किए गए। तो ज़ाओजिन को लग रहा था कि शायद वहीं से उसे गॉड्स एंड डीमंस के कब्रिस्तान का राज पता चल सकता है, तो वो भी तुरंत ही यून के साथ जाने के लिए राजी हो गया। इधर यून अपनी सिस्टर को बता रही थी कि मैं फायरी इमॉर्टल लोटस लेके आई हूँ, जिससे हमारे फादर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अब तो आप लोग मेरी एंगेजमेंट ब्रेक करोगे, क्योंकि वो बंदा मुझे जरा भी पसंद नहीं है। हालांकि यून की रॉयल सिस्टर शियू से कोई जवाब नहीं देती और अब एक लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग डोंगचू की इंपीरियल सिटी पहुंच गए थे। ज़ाओजिन तो यहाँ आकर काफी ज्यादा खुश था, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कियान हुआ और यूशिया ने ज़ाओजिन को अरेस्ट कर लिया था। उसे तो सीधे किंग के सामने पेश किया गया। वो लोग ज़ाओजिन को बता रहे थे कि तुम्हें यहाँ पर पनिश करने लाया गया है, तो ज़ाओजिन ने सीधा राजा से ही उसका क्राइम पूछा, जिस पर कियान हुआ गुस्से में कह रहा था कि बदतमीज, पहले तो तू हमारे प्रिंसेस को किडनैप करता है और अब हमारे राजा के सामने जबान चला रहा। तो ज़ाओजिन उन्हें बताता है कि मैंने उन्हें किडनैप इसलिए किया ताकि वो महफूज रह पाए। कोई सस्ता सा प्रिंस रेंजियान आपकी बेटी को हर्ट करना चाहता था, तब मैंने ही उसे प्रोटेक्ट किया और फिर उस प्रिंस को वहाँ से भगाते हुए एक सेफ जगह पर प्रिंसेस को छुपा दिया था। लेकिन आप लोग तो उल्टा मुझे ही पनिश कर रहे हैं। मेरा तो प्रिंसेस यून को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था, मगर राजा के हिसाब से इस बंदे ने यून को ऑफेंड किया है, इसलिए किंग डोंगफेंग कह रही थी कि हम तुम्हें एक ब्रूटल मौत देने वाले थे, मगर अब तुम्हें एक आसान सी मौत दी जाएगी। अब यहाँ पर कियान हुआ और यूशिया उसे मारने वाले थे कि तभी यून और शियू वहाँ पर पहुँच गई। शियू अपने फादर को बता रही थी कि चेन जुआन ने अपनी इनर फोर्स का यूज करते हुए यून की जान बचाई है, पहले प्रिंस से हिफाजत की और फिर हावी बो के बैकलैश को भी रिकवर किया, इसलिए आप इस बंदे को पनिश नहीं कर सकते। साथ ही आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि ज़ाओजिन हावी बो को भी चला सकता है। ऐसा रेयर टैलेंट तो लाखों करोड़ों में पाया जाता, अगर ये हमारे डोंगचू को सर्व करे तो हमारा किंगडम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। वहीं पर यून भी अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उन्होंने ज़ाओजिन को पनिश नहीं करना चाहिए, इसलिए किंग भी ज़ाओजिन को इस पैलेस में रहने की इजाजत दे देते हैं। आज के बाद वो इसी राज्य को सर्व करने वाला था। अब इन लोगों की वहाँ से जाते राजा अपनी बड़ी बेटी से कहने लगे कि मेरी तबीयत दिन ब दिन काफी ज्यादा खराब होती जा रही, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, तो हमारे डोंगचू स्टेट का भविष्य अब तुम्हारे ही हाथ में होगा। इधर यून ज़ाओजिन को लेकर एक स्टेचू के पास पहुंच गई थी। इस स्टेचू को देखते ज़ाओजिन तो काफी ज्यादा शॉक हो गया। वेले वही ताइजुआन है जिसने 10,000 साल पहले ज़ाओजिन की सारी पावर उससे छीन ली थी। साथ ही यून उसे बताने लगी कि ये है हमारी फेरी ताइजुआन, जो कि 10,000 साल पहले यहाँ आई थी। इन्होंने ही हावी वो हमारे एंसेस्टर को दिया था और तभी से हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर ज़ाओजिन अपने पास्ट के बारे में सोचकर थोड़ा सा परेशान हो गया। उसने तो इस बंदे के साथ कुछ गलत नहीं किया था, मगर फिर भी उससे उसकी सारी पावर, उसका टाइटल छीन लिया गया। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि आज तुम एक फेरी हो और जब मैं भी एक इमॉर्टल बनूंगा तभी तुमसे मुलाकात होगी और उस दिन तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। अब यून ज़ाओजिन को लेकर एक मैंशन के सामने पहुँच गई। वो उसे बता रही थी कि आज के बाद तुम यहीं पर रहोगे, बस तुम हावी बो को चला सकते हो, ये बात किसी और के साथ शेयर मत करना। और उतने में एक बहुत बड़ा ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है। उसने एक बंदे को उठाकर ऊपर से नीचे पटक दिया था, जिसके चलते उस जगह पर अफरा तफरी मच गई। साथ ही उस ड्रैगन पर सवार बंदा अपनी स्पीयर से उस कल्टीवेटर को खत्म करने की कोशिश करता है, मगर प्रिंसेस ने बीच में जाकर उसके अटैक को काउंटर कर लिया। वेल, इस बंदे का नाम है सीमा लिनकोंग और ये सीमा फैमिली का यंग मास्टर था। वो तो यून को अपने सामने देखकर तुरंत ही उससे बात करने पहुंच जाता है, मगर यून उस पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। उससे पूछती कि बताओ तुम उस बंदे को मारना क्यों चाहते थे, उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो तुम
उसे पनिश कर रहे हो। जिस पर लिनकॉन्ग जवाब देता है कि ये तो मामूली से गुलाम है, इनकी किस्मत अच्छी है कि मैं इन्हें अपने ड्रैगन को खिला रहा हूँ। जो सुनते साथ ही प्रिंसेस युन ने उसे 2-4 कड़ाकेदार गालियां बकी, मगर लिनकॉन्ग पर तो इसका कोई असर नहीं होता। वो कह रहा था मेरी जान तुम तो गुस्से में और ज्यादा हसीन लगती हो, लेकिन ज़ाओजिन को देखकर ही उसका मूड खराब हो गया। वो युन से पूछ रहा था कि क्या ये वही जंगली लड़का है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, मगर युन ने तो उसे गुस्सा दिलाने के लिए ज़ाओजिन को कसके पकड़ लिया। वो कह रही थी कि जंगली लड़का तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल है। बेचारा ज़ाओजिन उसे धीरे से कहने लगा कि प्लीज मुझे और मसलों में मत फंसाओ मेरी माँ। इधर लिनकॉन्ग युन से कह रहा था कि हम दोनों की तो ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है, मगर फिर भी तुम दूसरे लड़कों के साथ मजे कर रही, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली को जलील होना पड़ेगा। जिस पर तो युन ने उसे क्लियरली बता दिया कि वो कभी इस लंगूर से शादी नहीं करेगी। साथ ही लिनकॉन्ग उन दोनों का हाथ छुड़ाना चाहता था, मगर ज़ाओजिन ने भी उसे तेवर दिखाए। तो गुस्सा होते हुए लिनकॉन्ग कह रहा था कि तू तो लड़की के पीछे छुपने वाला लूजर है, अगर असली मर्द है तो ऐसे काम कभी नहीं करता। जिस पर ज़ाओजिन भी उसे ताना मारते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, असली मर्द तो बस तुम्हारे जैसे लड़कियों के पीछे कुत्ते जैसे घूमते रहते हैं। अब यहाँ पर युन और डोंगडोंग भी उसे चिढ़ा रहे थे कि तभी लिनकॉन्ग की नजर पड़ी डोंगडोंग पर। उसे वो ड्रैगन काफी ज्यादा पसंद आया था, तो वो ज़ाओजिन से पूछने लगा कि बताओ इस ड्रैगन की क्या कीमत है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। जिस पर ज़ाओजिन ने तो साफ इनकार कर दिया। वो कह रहा था कि डोंगडोंग मेरा छोटा भाई है और भाइयों का सौदा हम में तो नहीं किया जाता, मगर फिर भी लिनकॉन्ग डोंगडोंग को बड़े ही प्यार से अपने साथ आने के लिए कहने लगा। जिस पर डोंगडोंग पैनिक होकर बग्गू बग्गू कहते हुए पीछे हट रहा था, जो देखते साथ ही लिनकॉन्ग ने उस पर भी अटैक कर दिया, जिससे डोंगडोंग तो सीधा बेहोश हो गया था। जो देखते साथ ही युन ने तुरंत ही उसे गुस्से में वहाँ से दफा होने के लिए बता दिया। अब लिनकॉन्ग के वहाँ से जाने के बाद प्रिंसेस युन डोंगडोंग को कुछ दिनों तक उसके साथ रखने का डिसीजन लेती है, मगर यहाँ पर ज़ाओजिन की आंखों में गुस्सा था। कोई डोंगडोंग को हर्ट करे ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इधर लिनकॉन्ग भी काफी ज्यादा गुस्से में था। उसे लगता है कि युन ने मुझे छोड़कर उस जाहिल बेअकल ज़ाओजिन का हाथ थाम लिया। अब उसे तो बस एक सही मौके की तलाश है ताकि उस ज़ाओजिन को रास्ते से हटा दे। वहीं दूसरी तरफ डोंगडोंग के तो फुल टू मजे हो रहे थे। उसे ढेर सारा चिकन खाने को मिला और प्रिंसेस युन की फेवरेट टॉय भी। युन से कह रही थी देखो मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें ढेर सारा खाना मिलेगा और खिलौने भी, लेकिन ज़ाओजिन के रूम में रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो बताओ तुम मेरे साथ रहोगी या ज़ाओजिन के साथ। अब डोंगडोंग ज़ाओजिन से दूर रहना तो नहीं चाहता था, मगर खिलौने और खाने की रिश्वत को मना न कर सका। इधर ज़ाओजिन ने पूरी रात डोंगचू सिटी को एक्सप्लोर करके उसका एक मैप बना लिया था, मगर यहाँ की लाइब्रेरी हेवीली गार्डेड होने की वजह से वो इस जगह को ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। और तभी प्रिंसेस शियो उसका इलाज करने पहुंच जाती है। इन लोगों को यही लग रहा था कि ज़ाओजिन की पावर्स वो खो चुका है, इसलिए शियो तुरंत ही उसे नीडल्स चुभाने लगी। बेचारे ज़ाओजिन को ये सारी तकलीफें उठानी होगी, क्योंकि झूठ बोला है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। साथ ही शियो ने हुक्म दिया था कि जब तक ज़ाओजिन पूरी तरह से हील नहीं होता वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब यहाँ पर ज़ाओजिन को कभी बर्फ जैसे चिल्ड वाटर में नहलाया जाता तो कभी बदबूदार पानी में, साथ ही साथ उसे बड़ी ही अजीब सी दवाइयाँ खानी पड़ती थी। तो ऐसा करते करते कई दिनों तक उसका इलाज चलता रहा, मगर ज़ाओजिन पर कोई असर नहीं हुआ था, जिसके चलते शियो भी थोड़ी सी परेशान हो गई। मगर वो ज़ाओजिन से वादा करती है कि वो जरूर से उसे हील करेगी। अब उसके वहाँ से जाने के बाद युन ज़ाओजिन को पहली बार लाइब्रेरी में लेके आई थी। युन उसे बता रही थी कि ये लाइब्रेरी हॉन्टेड है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर संभाल कर रहना होगा। कई सालों पहले एक बंदा यहाँ पर मारा गया था, तो उसकी आत्मा अभी भी यहीं पर भटकती रहती। उसकी बातें सुनकर ज़ाओजिन तो नहीं मगर डोंगडोंग की पूरी तरह से फट गई थी, जिसके बाद युन उसे एंशिएंट बुक्स की चेम्बर दिखाकर वहाँ से रवाना हो गई। ज़ाओजिन तो उन किताबों को पढ़ने में इतना बिजी था कि रात होने पर भी उसे पता नहीं लगता। और फिर अचानक से वहाँ पर कई सारी बुक्स गिरने लगी थी, साथ ही किसी बंदे की शैडोज भी उन्हें नजर आने लगी, जो देख बेचारे डोंगडोंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर जाकर छुप जाए। और तभी वो बंदा अचानक से उनके सामने आ गया। उसका फेस इतना डरावना था कि दोनों डर के मारे वहाँ से भागने लगे। उन्हें यकीन हो चुका था कि लाइब्रेरी वाकई में हॉन्टेड है, मगर डोर ओपन करते युन उनके सामने थी। वो कंफ्यूज होकर इन दोनों से पूछ रही थी कि ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी तेजी से भाग रहे थे। और फिर उसकी नजर पड़ी उस बंदे पर, तो तुरंत ही ज़ाओजिन को उससे इंट्रोड्यूस कराती है। वो कहने लगी कि ये है मेरे मास्टर और हम इन्हें ओल्ड मॉन्स्टर के नाम से बुलाते हैं। बेचारे ज़ाओजिन को तो अब जाकर सुकून मिला, वरना उसे तो हार्ट अटैक ही आने वाला था। साथ ही युन अपने मास्टर को बताने लगी कि ज़ाओजिन को एंशिएंट लैंग्वेज का नॉलेज है, इसी की वजह से मैं फायरी इमॉर्टल लोटस को ढूंढ
ढूंढ पाई। तो मास्टर यून से उसका एंशिएंट मैप वापस मांगने लगा। अब फिलहाल तो नक्शा यून के पास नहीं था, इसलिए यून और डोंग डोंग तुरंत ही वहाँ से चले गए। इधर मास्टर ज़ाओचेन को एक सीक्रेट चेम्बर में लेके पहुंच जाता है, जो कि लाइब्रेरी के बिल्कुल नीचे बना हुआ था। साथ ही मास्टर उसे वहाँ पर एक किताब पढ़ने के लिए बता रहा था, जिसमें टियान्यून कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर्स के लेवल्स की जानकारी थी, जिन्हें रफली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। जो लोग ची पावर को मैनिपुलेट करते हैं उन्हें प्रैक्टिशनर कहा जाता था। जो लोग स्पेल्स में माहिर हो उन्हें विज़र्ड कैटेगरी में डाल दिया गया। जो ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकते उन्हें ड्रैगन नाइट, और जो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की ट्रेनिंग कर अपनी बॉडी को पहाड़ जैसे मजबूत बना सके उन्हें ओरिएंटल वॉरियर्स कैटेगरी में डाल दिया गया। ये सब पढ़ने के बाद ज़ाओचेन बता रहा था कि एंशिएंट बुक हो ही नहीं सकती, इसमें तो आज के इरा की कल्टीवेशन मेथड का जिक्र किया गया है, और उतने में ओल्ड मॉन्स्टर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर ज़ाओचेन ने यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए खुद को बचा लिया। दरअसल यहाँ पर वो मास्टर उसकी पावर्स को चेक करना चाहता था। वो कहने लगा, बच्चे यहाँ पर एक 5वीं कल्टीवेशन भी मौजूद है, जिसे लोग ओल्ड एज तक भी प्रैक्टिस कर सकते, मगर बहुत ही कम लोग इसे सक्सेसफुली पूरा कर पाते हैं। अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुम काफी ज्यादा यंग हो, मगर फिर भी तुम्हारी पावर 3rd रेल्म की तीसरी स्टेज पर पहुंच चुकी, यानी कि तुम अभी भी यहाँ के कई सारे पावरफुल लोगों को हराने की काबिलियत रखते हो। ज़ाओचेन तो ये सुनकर ही शॉक हो गया। वो कह रहा था, सीनियर मैंने तो अपनी पावर शो भी नहीं करी, तो फिर आपको मेरी पावर्स का अंदाजा कैसे हो गया? तो मास्टर हंसते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारी पावर्स को देखना चाहता हूँ। इतना कहते साथ ही उस ज़ाओचेन पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर ज़ाओचेन बड़ी ही तेजी के साथ यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके सारे अटैक को डॉज कर देता है। साथ ही वहाँ रखी एंशिएंट किताबों को जानबूझकर गिराने लगा, जो देखते साथ ही मास्टर अपनी एक और मूव द फ्यूजन ऑफ अर्थ एंड हेवन को एक्टिवेट करते हुए ज़ाओचेन को अपनी तरफ खींच लेता है। वो कह रहा था, बच्चे तुम्हारी मसल्स भी परफेक्ट है और सी ऑफ कॉन्शियसनेस भी बहुत ही ज्यादा शार्प, मानना पड़ेगा तुम एक जीनियस हो। और अब मास्टर ने उसे रिलीज कर दिया। यहाँ पर ज़ाओचेन कहने लगा कि सीनियर मैं समझ चुका हूँ कि मैं आपका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तो ओल्ड मॉन्स्टर कह रहा था, बच्चे मैं भी तुम्हारा दुश्मन नहीं, बस मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। क्या तुम इस एंशिएंट बुक को ट्रांसलेट करके दे सकते हो? देखो प्लीज मना मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी पावर्स को हाइड करके रखा है। मैं तुम्हारा ये सीक्रेट महफूज रखूंगा और तुम बस मेरे लिए इतना छोटा सा काम कर दो। साथ ही यहाँ पर कई सारे एंशिएंट बुक्स भी हैं, तो तुम उन्हें भी पढ़ पाओगे। तो ज़ाओचेन सोचने लगा कि बस यही एक जगह है जहाँ से मैं टूम्ब ऑफ फॉलन गॉड्स और डीमंस का राज जान सकता हूँ, इसलिए वो भी मास्टर की बात मान जाता है। अब वो हर रोज उस मास्टर को एक एक पेज ट्रांसलेट करके दिए जा रहा था, और इन पन्नों को मास्टर तक पहुँचाने का काम यून का है, मगर उसे इन पन्नों में लिखी हुई कोई बात समझ नहीं आ रही थी। साथ ही ओल्ड मॉन्स्टर की मदद करने की वजह से ज़ाओचेन को बेसमेंट का एक्सेस भी मिल चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर उसे कई सारी बुक दे रहा था ताकि ज़ाओचेन और जल्दी स्ट्रॉन्ग बन पाए। वहीं दूसरी तरफ यून के कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स थे। यून अपने फादर को बताना चाहती है कि वो लिनकॉन्ग के साथ शादी नहीं करेगी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए यून ने भी उन्हें धमकी दी कि अगर वो उसके साथ जबरदस्ती करेंगे तो वो पैलेस छोड़कर भाग जाएगी। दरअसल किंग डोंगफिंग को पता था कि लिनकॉन्ग काफी ज्यादा एरोगेंट और डोमिनेटिंग है, मगर वो बंदा यून के पीछे पागल था। सो अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो लिनकॉन्ग की सीमा फैमिली भी रॉयल फैमिली के सपोर्ट में आ सकती है। यहाँ पर शिव भी नहीं चाहती थी कि उसकी सिस्टर की शादी लिनकॉन्ग से हो, मगर उसके फादर के खिलाफ जाना उसे भी गवारा नहीं। इतना ही नहीं, राजा उसे बता रही थी कि ज़ाओचेन और यून अब काफी ज्यादा करीब आने लगे हैं, जो कि लिनकॉन्ग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, तो तुम्हें उन दोनों को अलग करना होगा। तो शिव ने अपनी सिस्टर को समझाया कि उसने ज़ाओचेन के साथ ज्यादा वक्त बिताना नहीं चाहिए। साथ ही यून के पैलेस से बाहर जाने पर भी पाबंदियां लगाई गई। ये पैलेस अब यून के लिए कैद खाना बन चुका है। अब शिव के वहाँ से जाने के बाद यून ज़ाओचेन से कह रही थी कि अगर तुम्हारी पावर्स वापिस आ जाए तो शायद हमें फिर एक दूसरे के साथ बात करने से रोका नहीं जाएगा। मेरे मास्टर की टेक्निक का यूज करके तुम मेरी इनर पावर को एब्सॉर्ब कर लो। मगर तभी ज़ाओचेन को याद आता है कि ओल्ड मॉन्स्टर ने सिखाई हुई टेक्निक इवल थी और हेवंस के खिलाफ भी, इसलिए इसके लिए उसने साफ इनकार कर दिया। साथ ही उसने यून को भी आगाह किया कि उसने भी ओल्ड मॉन्स्टर से ट्रेनिंग लेना बंद कर देना चाहिए। अब रात के समय ज़ाओचेन वहाँ से भागने की फिराक में था। डोंग डोंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा यहाँ से जाना वाकई जरूरी है, जिस पर ज़ाओचेन कहने लगा कि यहाँ के किसी भी एंशिएंट बुक में गॉड्स और डीमन के टूम्ब का जिक्र नहीं, तो यहाँ पर रुकने से भी मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। तो डोंग डोंग उससे कहता है, भाई अगर तू इन लोगों को बता दे कि तेरी पावर्स वापस आ चुकी है तो राजा जरूर से तुम्हें हायर पोजीशन देंगे। मगर ज़ाओचेन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि अगर तुम्हें यहाँ पर रुकना है तो रुक जाओ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। जिस पर डोंग डोंग कह रहा था, भाई मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, तुम जहाँ लेके जाओगे मैं चलने के
के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमने यहाँ से जाने से पहले युन को गुड बाय बोलना चाहिए। तो ज़ाओजिन भी उसकी बात मान जाता है। अब ये लोग छतों से छलांग लगाते हुए युन की तरफ निकल पड़ते हैं, मगर रास्ते में उन्हें युन नजर आई। ज़ाओजिन को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदी इतनी रात गए कहाँ जा रही है। दरअसल युन अपने फादर से मिलने आई थी, तो ज़ाओजिन भी चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। आज फिर से शियो ने युन को उसके फादर से मिलने की परमिशन नहीं दी, तो युन उसे बताने लगी कि मैं फादर को हिल करने के लिए फायरी इमॉर्टल लोटस लेके आई हूँ। जिस पर शियो कह रही थी कि चाहे ये तोहफा ही क्यों ना दो, लेकिन तुम्हारी एंगेजमेंट ब्रेक नहीं होने वाली। जो सुनते साथ ही युन काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि मैं इस लिनकॉन्ग को जरा भी पसंद नहीं करती, इसलिए आप लोग मुझ पर जबरदस्ती मत कीजिए। यकीन मानो मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जिस पर शियो कहने लगे कि तुम रॉयल फैमिली में पैदा हुई हो, तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, तुम तो बस अपनी ड्यूटीज को पूरा करोगी। जिस पर युन कह रही थी कि आप एक सेंटेंस हो, इसलिए आपको ये सब बातें बोलना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि कोई आपको शादी करने के लिए फोर्स नहीं करने वाला। लेकिन मैं आपके जैसे हार्टलेस इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। जो सुनते साथ ही शियो ने अपनी सिस्टर को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। यहाँ पर ज़ाओजिन को भी युन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, मगर वो चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वहीं पर युन को ऐसा फील हो रहा था कि उसका तो कोई एग्जिस्टेंस ही मौजूद नहीं। ये लोग उसे अपने हाथ के कठपुतले बना चुके थे, इसलिए वो रोते हुए वहाँ से चली गई। साथ ही कियान हो और यूशिया भी उसे संभालने के लिए वहाँ से निकल गए। इनफैक्ट ज़ाओजिन भी वहाँ से जाने वाला था कि तभी उसे राजा की आवाज आई। वो कह रहे थे कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को प्यार दिया और इज्जत दी, बस उन्हें आजादी दे न सका। मैं भी युन की जबरदस्ती शादी नहीं करवाना चाहता, लेकिन हमारे पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। बस मुझे अब एक बात का ही डर है कि ज़ाओजिन और युन कोई गड़बड़ न कर दे। वैसे भी लिनकॉन्ग और उसकी फैमिली ज़ाओजिन को जरा भी पसंद नहीं करती। जिस पर शियो कहने लगी कि ज़ाओजिन एक यूजलेस बंदा है, आगे चलकर उसकी वजह से और ज्यादा मुश्किलें खड़ी होगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी ज़ाओजिन को खत्म करने का हुक्म दे दिया है। जब ये बात ज़ाओजिन ने सुनी, वो काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसका ब्लेम मुझ पर मत लगाना। यहाँ पर ज़ाओजिन ने 2 बार युन की जान बचाई थी और आज वही रॉयल फैमिली उसके खिलाफ हो गई, इसलिए ज़ाओजिन सीधे अब अपने हावी बो को चुराने के लिए रवाना हो गया। दरअसल इस हावी बो को स्पिरिचुअल रेल्म के 2 विज़र्ड प्रोटेक्ट करने के लिए रखे गए थे, तो ज़ाओजिन उनका ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर धुआं कर देता है। तो उन लोगों को लगा कि शायद पैलेस में आग लग चुकी है, इसलिए उनमें से एक बंदा तुरंत ही सिचुएशन को चेकआउट करने चला गया। साथ ही डोंगडोंग भी उनका ध्यान भटकाने लगा और फिर कैसी मौके का फायदा उठाते हुए ज़ाओजिन ने बड़ी ही चालाकी से हावी बो को चुरा लिया। वहीं दूसरी तरफ युन ने भी रोने धोने का नाटक करते हुए कियान हो और यूशिया से उनके दिल की बातें उगलवा ली। दरअसल उसकी रॉयल सिस्टर शियो ने ज़ाओजिन को खत्म करने का काम इन दोनों को ही सौंप दिया है। अब वो डोंगडोंग को लेकर वहाँ से निकलने वाला था कि तभी ज़ाओजिन को वहाँ पर किसी के आने की आहट हुई, इसलिए वो तुरंत ही हावी बो को छुपा देता है और तभी उसने देखा कि युन उसके कमरे में पहुंच चुकी है। और ज़ाओजिन से कह रही थी कि हमें अभी के अभी यहाँ से भागना पड़ेगा, कोई है जो तुम्हें मारना चाहता। जिसके बाद उस ज़ाओजिन के कपड़े पैक करने के लिए कबर्ड ओपन करने वाली थी कि तभी ज़ाओजिन ने उसे रोक लिया। वो उसे बहाने मारते हुए बता रहा था कि मैं अपने कच्चे बनियान खुद ही पैक करना पसंद करता हूँ, इसलिए तुम अपना मुँह उधर घुमा लो। तो युन ने भी उसकी बात मानते हुए उधर मुँह घुमा लिया, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अरे कपड़े तो हम बाहर से भी खरीद सकते हैं। इसलिए जैसे वो ज़ाओजिन की तरफ पलटी, उसकी नजर पड़ी हावी बो पर। वो समझ जाती है कि ज़ाओजिन ने हावी बो चुरा लिया और साथ ही उसके कपड़े भी ऑलरेडी पैक थे, यानी कि वो यहाँ से ऑलरेडी भागने की प्लानिंग बना चुका था। तो ज़ाओजिन उसे बताने लगा कि तुम्हारी बड़ी बहन मुझे मारना चाहती थी, जबकि मैंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। अब तुम्हारे पास 2 ही चॉइसेस है, एक तो मुझे यहाँ से जाने दो या फिर कैद कर लो। तो युन ने भी उसके साथ जाने का फैसला लिया। हालांकि ज़ाओजिन इस मुसीबत को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था, तो युन कहने लगी कि अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो मैं यहाँ पर शोर मचा दूंगी, जिसकी चलती तुम्हारा भी जाना कैंसिल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शियो को पता चल गया कि उनका हावी बो मिसिंग है और तो और युन भी ज़ाओजिन को लेकर पैलेस से भागने वाली, जो सुनते साथ ही बेचारी शियो तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वहीं दूसरी तरफ युन और ज़ाओजिन वहाँ से भागने वाले थे कि तभी कुछ सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। साथ ही साथ लिनकॉन्ग भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो कहता है कि मेरे किसी जासूस ने मुझे खबर दी थी कि तुम अपने कमरे में
नहीं हो। मुझे तो लगा था कि ज़ाओचिन इसमें अकेला ही होगा, मगर अब पता चल रहा है कि युन भी उसके साथ भाग रही है। उतने में ही प्रिंसेस उसे बता देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। अगर उसके लिए मुझे अपना प्रिंसेस का टाइटल भी छोड़ना पड़े तो मुझे मंजूर है। साथ ही यहाँ पर मौजूद लोग भी आपस में ही बातें बनाने लगे कि शायद प्रिंसेस और ज़ाओचिन का चक्कर चल रहा, इसलिए तो ये लिनकोंग को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गई। उनकी बातें सुनकर लिनकोंग इतना भड़क गया कि वो सीधे ज़ाओचिन पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ पर ज़ाओचिन भी चुपके से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुका था, मगर तभी प्रिंसेस बीच में आकर लिनकोंग के अटैक को रोकने लगी। इसमें उसके हाथ बुरी तरह से कट गए थे, जो देख ज़ाओचिन के साथ साथ लिनकोंग भी शॉक हो गया। अब इस नजारे को देखकर ज़ाओचिन को अपने पास लाइफ की कुछ बातें याद आने लगी, जहाँ पर यूजिन नाम की बंदी ने ज़ाओचिन को प्रोटेक्ट किया था। यहाँ पर एक पावरफुल कल्टीवेटर ज़ाओचिन को मारना चाहता था, लेकिन यूजिन ने खतरा उठाने के लिए तैयार हो गई। उसने मरने से पहले ज़ाओचिन से कहा था कि प्लीज मुझे कभी भूलना मत, और आज यूजिन जैसे युन भी ज़ाओचिन के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही थी। यहाँ पर युन ने लिनकोंग के स्पीयर को ब्रेक कर दिया था, जो देखती साथ ही वो बंदा गुस्से में अपने ड्रैगन को वहाँ पर समन कर लेता है। हालांकि स्काई स्वैलोवर ड्रैगन कुछ कर पाई इससे पहले उस पर अटैक हो गया। दरअसल ज़ाओचिन ने हावी बो का यूज करके उस ड्रैगन को मार दिया था, जो देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए। दरअसल ज़ाओचिन हावी बो को चला सकता है, ये बात पहला एक सीक्रेट थी, लेकिन सभी लोग अभी सच्चाई को जान चुके थे। साथ ही ज़ाओचिन बड़े ही कूल अंदाज में युन से कह रहा था कि अब तुम मेरे साथ चलोगी। जिसके बाद ये लोग पैलेस से दूर एक ब्रिज पर पहुंच गए, मगर तभी इनके सामने ओल्ड मॉन्स्टर आ जाता है और ज़ाओचिन से कह रहा था कि मैं तेरी हेल्प करने आया हूँ, और इतना कहते साथ ही उस ज़ाओचिन को लेकर सीधे उस ब्रिज से नीचे कूद जाता है। अब उन दोनों के वहाँ से भागने के बाद थोड़ी देर में पैलेस के लोग भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। अब यहाँ पर शिव को पता चला कि ज़ाओचिन तो हावी बो का यूज कर सकता है, यानी कि उसके आधे मसले तो रिजॉल्व हो गए थे। साथ ही साथ वहाँ पर लिनकोंग आकर बताने लगा कि ज़ाओचिन ने हावी बो को चुराने की हिम्मत की है, तो मैं चाहता हूँ कि उसे पनिश किया जाए। मगर इस बार शिव ने ज़ाओचिन को सपोर्ट किया। वो कहने लगी कि ज़ाओचिन ने मुझसे परमिशन ली थी, क्योंकि ज़ाओचिन हावी बो को आसानी के साथ यूज कर सकता है। अब ये सुनकर लिनकोंग और उसके साथियों को बहुत बड़ा झटका लग गया। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने ज़ाओचिन को गलत समझ लिया, वो बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि लिनकोंग के दिल में अभी भी शक था। वो कहता है कि अगर ज़ाओचिन के पास डिवाइन एबिलिटी थी तो उसने इस बारे में पहला क्यों नहीं बताया। तो युन उसे बताती है कि ज़ाओचिन को शो ऑफ करना जरा भी पसंद नहीं, और रही बात तुम्हारी, तुम तो अपनी छिपकली पर बैठकर खुद को राजा समझते थे। जो सुनते साथ ही लिनकोंग उस पर भड़क गया। वो कह रहा था कि मेरे ड्रैगन को छिपकली मत बोलो, वो 3rd रैंकिंग का हेवनली ड्रैगन था, मगर उसे ज़ाओचिन के हाथों मरना पड़ा। तभी शिव से कहती कि चलो अब इस मसले को यहीं पर खत्म कर दो। तो लिनकोंग भी उसकी बात मान गया। वही दूसरी तरफ ओल्ड मॉन्स्टर ने ज़ाओचिन से एंशिएंट बुक के सारे पन्ने ट्रांसलेट कर लिए थे। उससे कह रहा था कि तुम्हारे पास काफी गजब की मार्शल आर्ट और हावी बो को हैंडल करने की एबिलिटी है। मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे यहाँ से बिलोंग करते हो। खैर ये पास्ट की बातें मैटर नहीं करती, हमने तो फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। उतने में ही शिव और युन वहाँ पर पहुँच गए। ओल्ड मॉन्स्टर तो हावी बो उसके हवाले करके वहाँ से चला गया। यहाँ पर शिव को लग रहा था कि शायद इन दोनों का चक्कर चल रहा, मगर इन दोनों ने तो तुरंत ही इस बात के लिए मना कर दिया। उन दोनों के मुंह देखते ही शिव को समझ आ गया था कि ये लवर तो हो ही नहीं सकते। साथ ही शिव ज़ाओचिन से कह रही थी कि तुम हावी बो को चला सकते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे पैलेस में ही रुक जाओ, तुम्हें एक हायर पोजीशन दी जाएगी। हालांकि ज़ाओचिन ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। जो सुनते साथ ही ओल्ड मॉन्स्टर ने वहाँ आकर डोंगडोंग को उससे छीन लिया। यहाँ पर ज़ाओचिन इस मास्टर को पकड़ के कूटना चाहता था, लेकिन इससे तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी, जिसके चलते ना चाहते हुए ज़ाओचिन को वहाँ पर रुकना पड़ गया। अब अगले ही दिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस युन फेरी टाइजुआन के सामने प्रे करने लगी कि प्लीज इस मुश्किल वक्त में आप मेरा साथ दीजिए। कि तभी ज़ाओचिन वहाँ आकर उसे बताने लगा कि फेरी टाइजुआन तो तबाही की देवी है, अगर तुम इससे ब्लेसिंग मांगोगी तो ये तुम्हें श्राप देगी। अगर तुम्हें वाकई मदद चाहिए तो मेरी पूजा करो और ये गॉड ज़ाओचिन इस बालिका के सारे मसले हल कर देगा। तो युन कहने लगे कि देखो तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। शादी का नाम सुनते ही तो ज़ाओचिन के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। तो युन उसे बता रही थी कि इतना घबराने की जरूरत नहीं, ये तो बस एक नकली शादी होगी, इसलिए बिल्कुल मत सोचना कि शादी के बाद मैं तुम्हारे हाथ पाँव दबाऊंगी। देखो 3 दिनों बाद ही मेरे फादर के जन्मदिन की दावत है, तो इसमें कई सारे राज्यों से मेहमान आने वाले होंगे। सो हमें बस उन सबके सामने ये बोलना है कि हमें एक दूसरे से शिद्दत वाला प्यार हो चुका, और फिर मेहमानों के सामने तो मेरा बाप हमें पनिश भी नहीं कर पाएगा, और फिर जैसे ही हमारी शादी होगी उस लिनकोंग का पत्ता भी कट हो जाएगा। भले उसकी आइडिया ज़ाओचिन को मौत के
के फरमान जैसी नजर आ रही थी, मगर युन तो उसे 3 दिनों का वक्त देकर वहाँ से रवाना हो गई। वही दूसरी तरफ लिंगकोंग का खून तो जल जल के खत्म हो चुका था। वो कहने लगा कि उस कमीने ज़ाओचेन ने पहले मेरी बंदी छीन ली और अब मेरे ड्रैगन को भी मार दिया। अब वो दिन दूर नहीं कि वो मेरी ड्रैगन नाइट की पोजीशन को भी हड़प लेगा। तभी लिंगकोंग का बाप चानफेंग वहाँ पर आकर उसने एक नए ड्रैगन को समन कर लिया। वो कह रहा था कि वो बंदा कभी तुम्हारी पोजीशन तुमसे छीन नहीं सकता। वही ड्रैगन उन्हें किसी ने गिफ्ट किया था और वो शख्स भी रॉयल दावत में आने वाला है। और अब हमें सीधे 3 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर दावत अटेंड करने के लिए ज़ाओचेन हॉल में पहुंच चुका था और तभी उसे वहाँ पर 2 मास्क पहने हुए बंदे नजर आए। ज़ाओचेन को ऐसा लग रहा था कि इस मोटे बंदे को उसने पहले भी कहीं पर देखा हुआ है, मगर उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। तभी यून उसे बताने लगी कि ये दोनों टियानयांग किंगडम के दूत हैं। उस मोटे का नाम है चिया और पतले का नाम है हायू। वैसे तो इनका टियानयांग किंगडम हमारे अंडर है, मगर काफी टाइम से इनका किंगडम रेबल जैसी हरकतें कर रहा। शायद ये भूल चुके कि इनका राजा अभी तक जिंदा है। और उतने में ही यून के फादर की वहाँ पर एंट्री हो गई। वो दावत में आए सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। साथ ही इस खुशी के मौके पर सभी मेहमानों को हावी बो भी दिखाया गया। वेल, इस एंशिएंट गॉड वेपन को देखकर सभी मेहमान हैरान हो गए, मगर चिया और उसका साथी हायू बस इस बो को हड़पने की फिराक में थे। जो बंदा हावी बो को वापिस ले जा रहा था, हायू ने उसकी बॉडी पर चुपके से एक बटरफ्लाई रिलीज कर दी। वहीं पर ज़ाओचेन बस दावत में खाना ठूसने में बिजी था कि तभी यून उसे इशारों में बताने लगी कि जाकर फादर के सामने बात करो। हालांकि ज़ाओचेन ऐसा करने से पहले लिनकोंग का बाप राजा से बात करने लगा। वो कह रहा था कि अब यून और लिनकोंग बड़े हो चुके हैं, तो हमने जल्द से जल्द इनकी शादी करा देनी चाहिए। साथ ही शादी में आए मेहमान भी यही कह रहे थे कि इनकी जल्द से जल्द शादी करा दो, ताकि लगे हाथ इस कपल को ब्लेसिंग देने का मौका भी हमें मिल जाएगा। जो सुनते साथ ही यून गुस्से में बताने लगी कि मेरे और लिनकोंग की जरा भी नहीं बनती। मैं आग हूँ तो वो पानी है, इसलिए मैं फादर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस रिश्ते को कैंसिल किया जाए। ये सब सुनकर तो लिनकोंग का मुंह ही उतर गया। भले ये बंदा काफी ज्यादा कमीना था, मगर यून से इसे सच्ची वाली मोहब्बत है। उतने में ही चिया कहने लगा कि भरी महफिल में प्रिंसेस यून ने अपने होने वाले हस्बैंड का अपमान किया है। ना डोंगचू की शहजादी इतनी घमंडी होगी, इसकी तो मैंने जरा भी उम्मीद नहीं की थी। अब तो ज़ाओचेन भी खामोश नहीं रहना चाहता था। वो चिया से कह रहा था कि तुम एक आउटसाइडर हो, इसलिए हमारे फैमिली के मैटर में जरा भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, शियू भी चिया को डांटने लगी। वो कह रही थी कि कुछ टाइम से तुम लोग बगावत पर उतर आए हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे साथ जंग करना चाहते। जो सुनते साथ ही चिया तो सीधा राजा के सामने घुटनों पर आ गया। साथ ही ज़ाओचेन भी उसे और ज्यादा डांटने लगा। वो कह रहा था कि तुम हमारी प्रिंसेस का अपमान नहीं कर सकते। अब यहाँ के मसले को हल करने के लिए हेयू भी बीच में बोलने लगा। वो कह रहा था कि चिया ने बदतमीजी की तो उसके लिए उसे माफ कर दीजिए। हमने तो इस खुशी के मौके को ऐसी बातों से जाया नहीं करना चाहिए। वैसे हम यहाँ पर मार्शल आर्ट के टूर्नामेंट प्रपोज करना चाहते हैं। तो किंग डोंगफिंग ने भी इसकी इजाजत दे दी, जिसके बाद ही सभी लोग अरीना में पहुँच गए। वेल, यहाँ पर 3 ड्रैगन नाइट्स भी आ चुके थे, जिनके नाम है साइलोंग, साइनु और साइहुआन। उन्हें देख शियू कह रही थी कि ये लोग तो इंपीरियल ड्रैगन वैली के डिसाइपल्स हैं। तो चिया उसे बता रहा था कि दरअसल इन्होंने हमारे टियानयांग किंगडम को ज्वाइन किया है। ये सुनकर शियू थोड़ी सी सरप्राइज्ड हो गई, क्योंकि ड्रैगन वैली के लोग जल्दी से किसी के साथ यूनाइट नहीं होते। वहीं पर साइहुआन शियू से कह रही थी कि हम लोग आपस में फाइट कर करके थक चुके हैं, तो क्यों ना आपके कल्टीवेटर्स और हमारे दरमियान मुकाबला हो जाए। साथ ही चिया ने राजा डोंगफिंग के सामने एक लेटर पेश किया, जो कि टियानयांग के लॉर्ड ने भेजा हुआ था, जिसमें लिखा गया था कि जो भी इस ट्रायल का विनर बनेगा वही राज्य चियाओ फोर्ट्रेस का मालिक बनेगा। इसे पढ़कर तो राजा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन वो किसी चैलेंज को मना नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शियू पर इस कॉन्टेस्ट की जिम्मेदारी सौंप दी। अब शियू को मुकाबले के लिए अपनी टीम को प्रिपेयर करना था, तो वो अपने कल्टीवेटर्स को बताने लगी कि ये तीनों भी ड्रैगन नाइट्स हैं। मेरे ख्याल से ये लोग लेवल 2 रेल्म पर होंगे, जिस पर यून बताने लगी कि हम भी लेवल 2 पर हैं, मगर वो हमारे मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि वो लोग 3rd रैंकिंग वाले ड्रैगन्स को राइड करते हैं। हालांकि प्रिंसेस उन्हें कुछ भी करके एक बेस्ट चैलेंज देना चाहती थी। अगर ये लोग पीछे हट गए तो इनके डोंगचू किंगडम की बदनामी होगी, साथ ही साथ चियाओ फोर्ट्रेस भी इनके हाथ से निकल जाएगा। तभी लिनकोंग सामने आकर बताने लगा कि मैं उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। भले ही मेरा पुराना ड्रैगन स्काई स्वैलोवर मर चुका है, लेकिन मेरे फादर ने मुझे हाल ही में एक नया ड्रैगन गिफ्ट किया। साथ ही सेकंड मैच के लिए कियान हुआ
अभी तैयार हो चुका था। अब तीसरे मुकाबले के लिए यून ज़ाओचेन को मनाने लगी। तो ज़ाओचेन कहने लगा कि फाइट तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शिव से कह रहा था कि अगर मेरी जीत हुई तो आपके फादर को मेरी एक रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा, जिसके लिए शिव तुरंत ही राजी हो गई। सो अब हमें इस मुकाबले के रूल्स बताए गए। इसमें टोटल 3 मैचेस होंगी और जो भी टीम ज्यादा बार जीतेगी ये कॉन्टेस्ट उसी के नाम होगा। साथ ही इस कॉन्टेस्ट में ड्रैगन्स का यूज करना भी अलाउड था। तो पहला मुकाबला हुआ कियान हुआ और साई हुआन के दरमियान। यहाँ पर कियान हुआ अरीना में तोड़फोड़ करते हुए उस बंदी पर बड़ी बड़ी चट्टानों से हमला करने लगा, मगर साई हुआन के पास ड्रैगन होने की वजह से वो कियान हुआ की सारे अटैक को डॉज किए जा रही थी। और अब अटैक करने की बारी है साई हुआन की। उसने अपनी A1 ड्रैगन नाइट टेक्निक का यूज करते हुए कियान हुआ पर अपनी ब्लेड से जोरदार हमला कर दिया। वो ब्लेड कियान हुआ को पीछे की तरफ पुश करने लगी थी, मगर कियान हुआ उस अटैक को काउंटर करते हुए सीधे उसके ड्रैगन पर ही क्लाइंब कर गया। हालांकि वो उस बंदी पर हमला कर पाई, इससे पहले ही उसने जंप लगाते हुए सीधे कियान हुआ की पीठ में अपनी ब्लेड घुसा दी थी, जो देखकर तो ये सभी लोग दंग रह गए। वहीं पर कियान हुआ बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गया था। यानी कि इस मुकाबले में जीत हुई थी साई हुआन की। इधर युन तो सीधे जाकर चिया का गिरेबान ही धर लेती है और उसे धमका रही थी कि अगर कियान हुआ को कुछ भी हो गया तो तू भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ साई हुआन ने अनाउंस किया कि अगला मुकाबला भी वही करने वाली है। तो चिया सबको बताने लगा कि वैसे तो साई हुआन इन तीनों में सबसे ज्यादा कमजोर है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि इतनी आसानी से जीत जाएगी। अब तो इसके 2 भाइयों को फाइट करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये अकेले ही इन तीनों मुकाबलों में फाइट करेगी। तो लिनकोंग युन से कह रहा था कि अगला मुकाबला मैं करूंगा, जिसके बाद वो सीटी बजाकर अपने ड्रैगन को समन कर लेता है। यानी कि ये वाला फाइट 2 ड्रैगन नाइट्स के दरमियान होगा। इधर शिव को खबर मिली थी कि हावी बो को जो लोग लेके गए थे उन सभी को कमांडर ली ने खत्म कर दिया और उन्हें मारने के बाद उसने खुद को भी जला लिया। यहाँ पर शिव को समझ आ गया था कि मेहमानों के बीच ही कोई ऐसा है जिसने हावी बो को चुराने के लिए ये सारी प्लानिंग बनाई थी। वहीं दूसरी तरफ लिनकोंग और साई हुआन में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था। ये दोनों अपने अपने ड्रैगन्स पर छलांग लगाकर एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिसके चलते इन दोनों में जबरदस्त क्लैश हो गया। अब ये लोग वापस से अपने ड्रैगन पर सवार हो जाते हैं और अब तो इनके ड्रैगन्स ने भी एक दूसरे पर एनर्जी से हमले कर दिए, जिससे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन हो चुका था। इधर युन को पूरा यकीन है कि शायद लिनकोंग ही इस मुकाबले को जीत लेगा। हालांकि ज़ाओचेन को ऐसा नहीं लगता। वो कह रहा था कि लिनकोंग और साई हुआन भले ही सेम लेवल पर हो, मगर साई हुआन का अपने ड्रैगन के साथ काफी अच्छा कनेक्शन है, इसलिए इस मुकाबले की विनर होगी साई हुआन। वेल वहाँ पर ड्रैगन फायर की वजह से काफी ज्यादा स्मोक फैल चुका था, जिसके चलते ये लोग उस मुकाबले को ठीक से देख नहीं पा रहे थे। इधर साई हुआन ने एक विसल बजाई थी, जिसे ज़ाओचेन ने भी सुन लिया। हालांकि किसी और ने इस विसल पर ध्यान नहीं दिया था। इधर सिटी का आवाज सुनते ही लिनकोंग का ड्रैगन तुरंत ही उस साई हुआन के पास चला गया, क्योंकि ये ड्रैगन साई हुआन के मास्टर का ही भेजा हुआ गिफ्ट है। वो लिनकोंग से कह रही थी कि ना ही मैं तुम्हें हराना चाहती हूँ और ना ही तुम्हें जीतने दे सकती, तो क्यों ना इस मुकाबले को ड्रॉ किया जाए। अब यहाँ पर लिनकोंग पूरी तरह से मजबूर हो गया। अगर वो साई हुआन की बात नहीं मानेगा तो शायद ये लोग उससे उसका ड्रैगन छीन लेंगे। अब वहाँ का धुआं छटते ही ये लोग देखते कि लिनकोंग और साई हुआन एक दूसरे के गले पर वेपन्स लगा चुके थे, यानी कि ये मुकाबला ड्रॉ हो गया। वहीं पर चिया किंग डोंगफिंग को याद दिला रहा था कि एक मुकाबला हम जीत चुके हैं और दूसरा ड्रॉ हो गया। अगर तीसरा मुकाबला भी आप हार जाओ तो आपकी चियाओ फोर्ट्रेस हमारी हो जाएगी। जिस पर युन एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उसे बताने लगी कि हमारे पास ज़ाओचेन है, वो तुम्हारी साई हुआन की छुट्टी कर देगा। साथ ही किंग डोंगफिंग भी ज़ाओचेन पर कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। वो सबको बताते हैं कि ज़ाओचेन हमारे डोंगचू किंगडम का उभरता हुआ सितारा है, ये जरूर से इस गेम को पलट के रख देगा। इधर बेचारा ज़ाओचेन तो काफी ज्यादा नर्वस हो गया। वो युन से कहता है कि प्लीज मेरी इतनी तारीफें मत करो, पता चले मैं साई हुआन के हाथों बुरी तरह से पिट गया। तो युन कहने लगी कि ये मत समझो मैं तुम्हारी तारीफें कर रही हूँ, वैसे भी तुम्हें हावी बो को चलाने के अलावा और कुछ आता भी नहीं, इसलिए चुपचाप से हावी बो लेकर जाओ और इस बंदी की छुट्टी कर दो। लेकिन तभी शिव ने उन्हें बता दिया कि हावी बो तो किसी ने चुरा लिया है। जो सुनते साथ ही दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए। अब शिव को लग रहा था कि बिना हावी बो के ज़ाओचेन तो ये मुकाबला जीत ही नहीं सकता, इसलिए फाइनल राउंड में वो खुद ही फाइट करने का डिसीजन लेती है। जो सुनते साथ ही चिया और हेयू जानबूझकर ज़ाओचेन का मजाक उड़ाने लगे। उससे कह रही थी कि तुम इतने काबिल ही नहीं हो कि हमारी साई हुआन का मुकाबला कर पाओ। जो सुनते साथ ही ज़ाओचेन राजा डोंगफिंग से कहने लगा कि मुझे इस मुकाबले के लिए चुना गया था, इसलिए मैं ही इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करूंगा। अरे अब वो राजा को ग्रीट करके अरीना की तरफ निकल पड़ा, मगर वो देखता है कि अरे बाप रे, यहाँ से हाइट तो काफी ज्यादा होंगी, तो क्यों ना मैं सीढ़ियों से नीचे जाऊं। जो देख लिनकोंग
लिनकॉन्ग सोच रहा था कि आज तो ये बंदा जरूर से हमारी नाक कटाएगा। इधर साइहुआन का ड्रैगन तो ज़्याओचेन की राह देखते देखते वहीं पर सो गया था और फिर काफी देर बाद ज़्याओचेन अरीना में पहुंच गया। साइहुआन उससे कह रही थी, वाओ तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम हो, इसलिए मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं हराऊंगी। जिसके बाद उस ज़्याओचेन पर अटैक करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ती है, मगर उससे भी दुगनी स्पीड से जमीन पर आकर पटक गई थी। वेल ये तो बस ज़्याओचेन की इनर फोर्स का कमाल था और इसे देखकर ही सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। शियू भी अमेज होकर कह रही थी कि ज़्याओचेन तो लेवल 3 रेल्म का कल्टीवेटर है। साथ ही यहाँ पर साइहुआन भी थोड़ी सी परेशान नजर आने लगी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि डोंगचू स्टेट के पास ऐसा भी कोई जीनियस होगा। वो अब दोबारा से उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगी, मगर ज़्याओचेन अपनी पावर से उसके माथे पर बस एक हल्की सी टिचकी मारता है, जिससे वो बंदी काफी पीछे ढकेली गई। ज़्याओचेन उससे कह रहा था कि इस मुकाबले को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बेवजह हर्ट नहीं करना चाहता। हालांकि उस बंदी ने अभी तक हार नहीं मानी थी। अब वो अपने ड्रैगन के जरिए ज़्याओचेन पर अटैक करने की फिराक में है कि तभी ज़्याओचेन उससे कहने लगा कि क्या तुम्हें पता है मेरी स्पेशल मूव कौन सी थी? रुको मैं अभी तुम्हें शो करता हूँ। जिसके बाद ज़्याओचेन अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और फिर उसने बड़े ही खतरनाक अंदाज में हुआन के ड्रैगन को जकड़ लिया और फिर ज़्याओचेन ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इस ड्रैगन को घुमा घुमा कर बड़े ही ब्रूटल तरीके से वहाँ की एक चट्टान पर पटक दिया। ये नजारा देखकर तो सभी लोग हैरान थे, उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि ये कौन सी मार्शल आर्ट है। ज़्याओचेन को तो इस टेक्निक को हजारों सालों बाद यूज करने के बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा था। इधर युन भी ज़्याओचेन के पास पहुंच गई। वो उससे कह रही थी कि वाओ तुम तो अचानक से 3rd रेल्म पर पहुंच गए। वहीं पर राजा डोंगफेंग भी उसे प्रेज कर रहे थे। वो कहने लगे कि तुम हमारे डोंगचू किंगडम की शान हो, बताओ तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर क्या चाहिए। अब ज़्याओचेन उन्हें अपनी ख्वाहिश बता पाता इससे पहले चिया दोबारा से बीच में टांग अड़ाने पहुंच गया और राजा से कहने लगा कि हमारी साइहुआन 2 मुकाबलों में ऑलरेडी फाइट कर चुकी थी, जिसके चलते ये बंदा उसे आसानी से हरा पाया। जो सुनते साथ ही युन उस पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि तुम तो 1 नंबर के फ्रॉड हो, तुमने बताया था कि साइहुआन तीनों मुकाबले में पार्टिसिपेट करेगी, मगर चिया तो चिया है, वो भला किसी की बात क्यों मानेगा। जिस पर ज़्याओचेन कह रहा था, भाई मैं तो पहले से ही जानता था कि तू ऐसे ही पलटी खाएगा। चल तेरे कलेजे को ठंडक दिलाने के लिए मैं तेरे इन तीनों चमचों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। 3 वर्सेस 1। अब ये सुनकर सभी लोग शॉक हो गए। चिया तो इसके लिए तुरंत ही राजी हो गया। वहीं पर डोंगफेंग भी ज़्याओचेन के इस जज्बे को देखकर इम्प्रेस हो गए। वो कहने लगे कि अब तो तुम जो रिवॉर्ड मांगोगी वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ज़्याओचेन उनसे कहने लगा कि मुझे रिवॉर्ड के तौर पर बस आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, आप युन की शादी जबरदस्ती नहीं कराओगे, उसे भी अपना पार्टनर चुनने का पूरा अधिकार है। जो सुनते साथ ही लिनकॉन्ग की तो फटके 4 हो गई। वो कह रहा था कि युन और मैं ऑलरेडी एंगेज हैं, वो इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। मगर लिनकॉन्ग का बाप ज़्याओचेन की शर्त पर राजी हो गया। वो कह रहा था कि राजा जो भी फैसला करेंगे वो हमें मंजूर है। तो राजा कहते ठीक है, अगर तुम इस मुकाबले को जीत गए तो युन को अपने पार्टनर चुनने की आजादी दी जाएगी। वहीं पर साइलोंग अपने ड्रैगन को समन करने की परमिशन मांग रहा था, तो राजा ने इसे भी ग्रांट किया। जो सुनते साथ ही साइलोंग ने एक बेल बजाकर अपने ड्रैगन को वहाँ पर समन कर लिया था। उसे देखते ही ज़्याओचेन के साथ सभी लोगों के होश उड़ गए। लिनकॉन्ग अमेज होकर कह रहा था कि बाप रे, ये तो दुनिया का सबसे मशहूर 4th ऑर्डर का ड्रैगन है। उतने में ही उस भयानक ड्रैगन ने अपनी ड्रैगन फायर रिलीज कर दी। हालांकि साइलोंग वहाँ पर एक शील्ड बनाते हुए अपने ड्रैगन के अटैक को काउंटर कर लेता है। वो सबको बता रहा था कि मेरा ड्रैगन काफी ज्यादा प्राउड और वाइल्ड है, प्लीज इसकी हरकतों को माफ कर दीजिए। इधर युन का तो मुंह ही उतर गया था। वो ज़्याओचेन से कहने लगी कि ये तो सबसे खूंखार ड्रैगन है, पता नहीं ये तुम्हारे साथ क्या करेगा। वहीं पर ज़्याओचेन अपना दिमाग चला रहा था कि वो कैसे इन तीनों का एक साथ मुकाबला करेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।